हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वर्ड क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग सीडीपी के क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको लास्ट तक देखिएगा। ये पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों के लिए हेल्प करेगा, क्योंकि इसमें क्वेश्चन जो है पेपर 1 के भी हैं एंड पेपर 2 के भी हैं। तो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। तो इसको लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में अपना स्कोर मेंशन करिएगा कि कितना आपका स्कोर बन पा रहा है। और ये क्लास जो है आपको डेली 3 बजे मिलती है, तो आप इसको डेली ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें हम लोग जो है सारी सब्जेक्ट के प्रीवियस के क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि कंटेंट जो है वो कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं प्रीवियस के क्वेश्चन की। तो आप इसको डेली ज्वाइन कर सकते हैं। डेली 3 बजे आपको क्लास मिलती है। अगर आप पेपर 2 में एसएसटी जो है कंप्लीट करना चाहते हैं, तो डेली जो 5 बजे क्लास मिलती है आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें हम लोग चैप्टर वाइज भी क्लासेस चला रहे हैं, साथ ही साथ प्रीवियस के क्वेश्चन भी कर रहे हैं। तो आप 5 बजे एंड 3 बजे दोनों क्लास ज्वाइन करिएगा। आपका अच्छे से सीटेट कंप्लीट हो जाएगा, पेपर 1 भी और पेपर 2 भी। तो स्टार्ट करते हैं। चैनल पे पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सो दैट आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहे टीचिंग से रिलेटेड, एंड आपको क्लासेस भी मिलती हैं तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के जो क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है, इसमें बात कही गई है, आपठन वैफल्य डिसलेक्सिया एक डैश स्थिति है जो शिक्षार्थी की डैश की क्षमता को प्रभावित करती है। यानी कि जो डिसलेक्सिया है वो किसको प्रभावित कर रही है। यानी जो डिसलेक्सिया होती है, डिसलेक्सिया जो होती है पढ़ने संबंधी विकार होता है, तो वो किसको प्रभावित करेगी। तो आपका पहला है शारीरिक, साथियों के साथ सामाजिकरण, या फिर संवेदी शारीरिक गतिविधियों का समन्वय, या फिर भावनात्मक चित्र बनाने, या फिर तंत्रिकीय न्यूरोलॉजिकल ध्वनियों को प्रतीकों चिन्हों के साथ जोड़ने। तो इसमें जो आपका आंसर होगा 4 सही हो जाएगा, यानी कि अपठन वैफल्य डिसलेक्सिया एक जो है तंत्रिकीय यानी न्यूरोलॉजिकल स्थिति है। यानी जिस बच्चे को पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही होती है, जिस भी बच्चे में क्या है डिसलेक्सिया होती है, तो उसमें क्या रहता है, कुछ न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है। यानी उसके माइंड में थोड़ी सी कहीं पे तंत्रिकीय प्रॉब्लम रहती है, जिससे क्या है बच्चा अगर 9 को क्या है 6 पढ़ेगा और बी को बच्चा डी पढ़ेगा, यानी जब वो बच्चा पढ़ेगा गलत तो वो लिखेगा गलत। ठीक है, तो इस वजह से क्या होता है, उनमें थोड़ी सी न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है माइंड के अंदर। इस वजह से उनको क्या है पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही होती है। ठीक है, जो शिक्षार्थी की ध्वनियों को चिन्हों प्रतीकों चिन्हों के साथ जोड़ने की क्षमता को प्रभावित कर रहा होता है। यानी कि जो बच्चे होते हैं जिनमें डिसलेक्सिया पाई जाती है, डिसलेक्सिया की प्रॉब्लम होती है, उनको क्या रहता है, वो प्रतीक चिन्हों यानी कि अक्षर को पहचान नहीं पा रहे होते, अक्षर को सही से वो जोड़ नहीं पा रहे होते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया 9 को वो 6 पढ़ते हैं, डी को बी पढ़ रहे होते हैं, क्या उनमें कंफ्यूजन क्रिएट रहती है, वो सही से क्लीन शब्दों को अर्थों को समझ नहीं पा रहे होते हैं। तो यही आपका आंसर सही है 4, यानी कि तंत्रिकीय न्यूरोलॉजिकल ध्वनियों और प्रतीकों चिन्हों के साथ जोड़ने को जो है की क्षमता को प्रभावित कर रहा होता है। यानी बच्चा जो है वो ध्वनियों चिन्हों को जो है जोड़ नहीं पा रहा होता है। ठीक है, प्रॉब्लम क्या होती है, माइंड के अंदर न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है, यानी माइंड के अंदर थोड़ी सी में क्या है गड़बड़ी पाई जाती है। इस वजह से जो है बच्चे में क्या है वो अक्षरों को सही से पहचान नहीं पा रहे होते और सही से पढ़ भी नहीं पा रहे होते हैं। ठीक है, तो आपका क्या है 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर यहाँ पे डिस्ग्राफिया दिया होता तो लिखने संबंधी विकार हो जाता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। बट सबसे ज्यादा जो पूछता है डिसलेक्सिया ही पूछता है, लेकिन मे भी कभी कभी पूछ भी सकता है, तो इस वजह से ध्यान रखिएगा। आपका आंसर जो है 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन आज के बहुत अच्छे हैं, तो इसको प्लीज लास्ट तक जरूर देखिएगा, आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। क्वेश्चन नंबर जो 2 है, इसमें बात कही गई है, वास्तविक जीवन की समस्याओं को मूर्त अनुभव से सीखने से बच्चों को अधिगम और जानकारी प्राप्त करने के लिए कई रास्ते मिलते हैं। यानी जो कॉन्क्रीट मूर्त जो आपका यानी जो आपका कॉन्क्रीट जो एक्सपीरियंस होता है, यानी कि जो मूर्त अनुभव होता है, उसके बारे में बात कही जा रही है कि बच्चे को अधिगम और जानकारी प्राप्त करने के लिए कई रास्ते मिलते हैं। ठीक है, अब इसका जो रीजन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 2 का जो रीजन दिया गया है, इसमें बात कही जा रही है विकास अपेक्षाकृत व्यवस्थित और अनुक्रमिक है। तो यहाँ पे बात जो की जा रही है बच्चे के रियल लाइफ के जो अनुभव है, यानी जो मूर्त अनुभव है, जो देख रहा है, जो रियल लाइफ में प्रयोग कर पा रहा है,
उसके एक्सपीरियंस की बात चल रही है। लेकिन जो रीजन आपका दिया जा रहा है वो आपका विकास अपेक्षाकृत व्यवस्थित और अनुक्रमिक होता है, तो बिल्कुल सही बात है। आपका आदर्शन भी सही है बट आपका रीजन भी सही है। लेकिन क्या है कि यहाँ पे बात दूसरी चल रही है, यहाँ पे बात दूसरी हो रही है। यहाँ पे डेवलपमेंट के बारे में बात कही जा रही है, यहाँ पे जो है बच्चे के रियल लाइफ के जो एक्सपीरियंस है उससे जो लर्निंग हो रही है उसके बारे में बात कही जा रही है। तो आंसर आपका आदर्शन भी सही है और आपका रीजन भी सही है, क्योंकि विकास जो है अपेक्षाकृत व्यवस्थित क्रम में हो रहा होता है, यानी आपका जो डेवलपमेंट है वो व्यवस्थित क्रम में ही हो रहा होता है। ये तो नहीं आप आज की डेट मतलब आप आज मान लीजिए 25 साल के हैं तो क्या कल आप 10 साल के बन जाएंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप क्या है जो डेवलपमेंट हो रहा होता है निरंतर आगे बढ़ता रहता है। बट हाँ ये रहता है कभी कभी मतलब वो वर्तुलाकार में होता है, कभी आप कुछ एक दिन ज्यादा सीखेंगे, कभी हो सकता है दूसरे दिन आप बिल्कुल भी कम सीखें। लेकिन जो डेवलपमेंट हो रहा होता है, फिजिकली डेवलपमेंट जो हो रहा होता है निरंतर क्या आगे बढ़ता रहता है। ठीक है, तो ये व्यवस्थित क्रम में होता है, ये बात बिल्कुल भी सही है, क्योंकि ये तो पॉसिबल नहीं है कि आप क्या है 25 साल के हो कल आप 10 साल के बन जाओगे, ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता है। ठीक है, और डेवलपमेंट हमेशा क्या व्यवस्थित क्रम में, यानी कि पहले आप इन्फेंसी में जाओगे, फिर अर्ली चाइल्डहुड में, फिर लेटर चाइल्डहुड में, फिर एडोलेसेंस में। तो आपका डेवलपमेंट जो एक व्यवस्थित क्रम में हो रहा होता है। ठीक है, पहले आप क्या है वर्णमाला सीखते हो, फिर अक्षर सीखते हो, फिर वाक्य बनाना सीख रहे हो, तो फिर आप सेंटेंस बनाना सीखते हो। तो हर एक क्रम यानी व्यवस्थित क्रम में ही जो डेवलपमेंट हो रहा होता है। तो आपका आदर्शन भी सही है और आपका रीजन भी सही है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे के लिए सही नहीं है। ठीक है, तो इसमें क्या है 4 ऑप्शन होगा, यानी कि ए और आर दोनों सही है। बट क्या है ए आर की सही व्याख्या नहीं कर रहा है, क्योंकि क्या है यहाँ पे बात दूसरी कही जा रही है और यहाँ पे बात हो रही है जो आपका डेवलपमेंट है। तो इस वजह से जो है आंसर आपका 4 सही हो जाएगा। आदर्शन और रीजन के क्वेश्चन जो है 2022 में जब आपका ऑनलाइन एग्जाम स्टार्ट हुआ तब से पूछे जाने लगे। ये क्वेश्चन बहुत आते हैं। इस बार जो आपका 2024 में 21 जनवरी को एग्जाम हुआ था उसमें ये आदर्शन और रीजन के क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ सीडीपी की बात कर रही हूँ, उसमें 5 से 6 थे। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, क्योंकि इसमें क्या कंफ्यूजन क्रिएट होती है। पहले तो आपको देखना होता है कि आदर्शन जो सही है वो सही है, फिर देखना होता है कि इसका रीजन सही है, क्या दोनों एक दूसरे के लिए सही है या नहीं सही, एक दूसरे की व्याख्या कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो इसमें कंफ्यूजन क्रिएट हो रही होती है। इस वजह से क्या ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो आपको क्या जो है प्रैक्टिस अच्छे से करनी है, प्रैक्टिस करनी है और एनसीईआरटी फॉलो करनी है। आपका सीटेट अच्छे से क्वालिफाई हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो इसमें आपका क्या है 4 ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि अब जो है आपके पास 1 मंथ ही बचा हुआ है। 1 मंथ की स्ट्रेटजी क्या रहनी चाहिए इसकी मैंने वीडियो बनाई है, आप लोग जाकर के उसको ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया है आपको, बहुत अच्छे से जो है समझ में उसमें आएगा। ठीक है, तो उसको आप लोग जरूर ज्वाइन करिएगा। इसमें जो है आपका 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे। इसमें बात कही गई है पाठ्य पुस्तकों और मीडिया में विभिन्न जेंडर का प्रतिनिधित्व कितना और किस तरीके से किया जाता है। जैसे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछने से किसको प्रोत्साहन मिलेगा, यानी कि अगर आप जेंडर के बारे में मीडिया पाठ्य पुस्तक से पूछ रहे हैं तो इसको किसको प्रोत्साहन मिलेगा। अगर आप ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो इसमें किसको जो है प्रोत्साहन मिलने वाला है। जैसे कि पाठ्य पुस्तक और मीडिया में विभिन्न जेंडर प्रतिनिधित्व, यानी जो जेंडर की बातें करते हैं कि हाँ लड़कियां जो घर का काम करेंगी, लड़के जो है बाहर का काम करेंगे, या फिर लड़कियां जो स्पोर्ट में नहीं जा सकती, लड़कियां क्रिकेट नहीं खेल सकती। तो अगर आप इनसे रिलेटेड क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है, तो किसको जो है प्रोत्साहन मिलेगा, किसको जो है अप्रिशिएट होगा। तो पहला है जेंडर पहचान को जो है मजबूत करना, या फिर जेंडर भूमिका की नियमितता को हतोत्साहित करना, या फिर जेंडर रूढ़ियों पर सवाल उठाना, या फिर जेंडर स्थिरता को मजबूत करना। तो क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है आपका, इसमें आंसर सही होगा थर्ड, यानी कि जेंडर रूढ़ियों पर सवाल उठाना। यानी कि अगर आप ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हो तो जेंडर रूढ़ियां जो बनी हुई हैं, जो सदियों से चली आ रही परंपराएं हैं कि जो लड़कियां ऐसे ही कपड़े पहनेंगी, लड़के जो ये कपड़े पहनेंगे, लड़के रोते नहीं हैं, लड़कियां घर का काम करेंगी, लड़के बाहर का काम करेंगे, लड़कियां जो है मतलब बहुत सारे काम जो है डिवाइड रहते हैं कि लड़के खाना नहीं बनाएंगे, लड़कियां ही खाना बनाएंगी। तो बहुत सारे काम जो डिवाइड रहते हैं, या फिर बहुत सारे जो है ऐसी समाज में चली आ रही परंपराएं हैं, तो उस पर क्या है सवाल उठेंगे कि आखिर जब आप सोशल मीडिया में पाठ्य पुस्तकों में जेंडर से रिलेटेड क्वेश्चन करोगे तो क्या है बच्चों में जो है अगर उनके इन्वायरमेंट में भी ऐसा माहौल होगा जिसमें जो रूढ़िबद्धता को दर्शाया जा रहा होगा, तो अगर आप क्लासरूम में ऐसे क्वेश्चन कर रहे हो तो बच्चे क्या मतलब बच्चे की थिंकिंग जो है धीरे 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 करके परिवर्तित हो जाएगी, अगर उसकी थिंकिंग जो है रूढ़िबद्धता की तरफ मुड़ी होगी। ठीक है,
तो इसमें क्या है, जेंडर रूढ़ियों पर सवाल उठाना आपका सही हो जाएगा, यानी थर्ड ऑप्शन आपका मच बेटर है, थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इससे जो है भावनाओं में, यानी अगर बच्चे में अगर इससे रिलेटेड कोई बनी हुई है धारणा तो वो भी धीरे धीरे परिवर्तित हो जाएगी। तो आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। एज अ टीचर के रूप में क्लासरूम में ऐसी एक्टिविटी नहीं करनी है कि जिसमें रूढ़िबद्धता दर्शाई जा रही हो। आपको क्या है, बॉयज को भी समान अधिकार देने हैं, साथ ही साथ गर्ल्स को भी, क्योंकि क्या है सभी मतलब बराबर हैं। ये नहीं आप कह सकते कि लड़कियां जो क्रिकेट नहीं खेलेंगी या फिर लड़के जो हैं ये बैडमिंटन नहीं खेलेंगे। ठीक है, तो इसमें आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर जो 4 है इसमें बात कही गई है, यानी कि जो क्वेश्चन नंबर 4 है, एक समावेशी कक्षा में सीखने के लक्ष्यों, शैक्षणिक रणनीतियों के साथ साथ आकलन में अनुकूलन किया जाना चाहिए। यानी कि जो इंक्लूसिव एजुकेशन होती है, इंक्लूसिव क्लासरूम है, उसमें सीखने के लक्ष्यों, शैक्षणिक रणनीतियों के साथ साथ आकलन में क्या है, अनुकूलन किया जाना चाहिए। यानी कि अगर आप आकलन कर रहे हैं बच्चे का, तो जो आपके सीखने के बच्चे के लक्ष्य हैं और आप जो अपने मेथड यानी टीचिंग जो मेथड होते हैं उसमें क्या है, परिवर्तन लाना चाहिए। तो बिल्कुल सही बात है कि आप समय के साथ आप परिवर्तन लाएंगे तभी जाके आपका बच्चे मतलब आप बच्चे का एनालिसिस कर पाएंगे। क्योंकि अगर आप सभी के लिए फिक्स एक ही मेथड अपना रहे हैं तो उसमें बच्चे का एनालिसिस नहीं हो पाएगा। आपको क्या करना है, टाइम के अनुसार बच्चे के अनुसार अपने एनालिसिस में परिवर्तन लाना है, अपने मेथड में परिवर्तन लाना है। तो इंक्लूसिव क्लासरूम के लिए ये विशेषता सही है, यानी कि आपका आदर्शन जो है वो सही है। ठीक है, अब इसका जो रीजन दिया गया है वो हम लोग समझ लेते हैं। समावेशन का दर्शन शैक्षणिक दृष्टिकोण और मूल्यांकन के माध्यम से सभी व्यक्तिगत मतभेदों को समाप्त करने की वकालत करता है। यानी कि जो समावेशन है शैक्षणिक दृष्टिकोण और मूल्यांकन के माध्यम से जो व्यक्तिगत मतभेद होते हैं उसको समाप्त करता है। तो इसको जो है समाप्त नहीं कर रहा होता है, क्योंकि इंक्लूसिव जो क्लासरूम होती है उसमें सभी को बोलने का अधिकार दिया जाता है, सभी बच्चे अपनी बात कह सकते हैं, सभी अपना जो मान लीजिए अगर कोई मतलब कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है किसी टॉपिक से रिलेटेड तो उस पर भी अपनी बात कर सकते हैं। मतलब क्या है, मतभेदों को समाप्त नहीं करता है, अब हर बच्चा अपनी बात कह सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 4 है इसमें आंसर आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर फर्स्ट सही होगा, यानी ए आपका सही और आर आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि मतभेदों को समाप्त नहीं करेगा बल्कि क्या है, क्लासरूम जो इंक्लूसिव क्लासरूम होती है उसमें सभी बच्चे को इंक्लूड किया जाता है। बच्चा किसी भी पृष्ठभूमि से हो, उसका कैसा भी बैकग्राउंड रहा हो, उसका जैसा भी कल्चर रहा हो, सभी को क्या है, हमको इंक्लूड करना रहता है। ठीक है, तो इसमें आपका जो है आदर्शन जो है सही है, बट आपका रीजन जो है वो गलत हो जाएगा। तो आंसर आपका फर्स्ट सही हो जाएगा। जो क्लासरूम में यानी स्कूल में जो यूनिफॉर्म बनाई जाती है वो इसीलिए होती है क्योंकि हर बच्चा क्या अपने आप को इंक्लूड महसूस कर पाए। ठीक है, मान लीजिए अगर एक बच्चा जिसकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है बट दूसरा बच्चा जिसकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है या फिर वो वंचित पृष्ठभूमि से आया हुआ है, तो अगर यूनिफॉर्म फिक्स है कि यूनिफॉर्म में ही आपको स्कूल आना है तो हर बच्चा क्या है क्लासरूम में सभी को इंक्लूड महसूस करेगा, सभी आपको एक जैसा अपने आप को महसूस करेंगे। लेकिन अगर यूनिफॉर्म ना होती तो मान लीजिए जो रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं वो अच्छी ड्रेस में आएंगे, जो अच्छी फैमिली से बिलोंग नहीं करते हैं वो अच्छे कपड़े पहन के नहीं आएंगे, तो बच्चों में हीनता की भावना आएगी, अलग थलग की फीलिंग आएगी। तो इस वजह से जो है यूनिफॉर्म डिसाइड की गई कि हर विद्यालय में यूनिफॉर्म रहेगी। तो इसमें आपका आंसर जो है ए सही हो जाएगा, क्योंकि इंक्लूसिव एजुकेशन यही कहती है कि हमको हर बच्चे को इंक्लूड करना है, बल्कि हर बच्चे की नीड के अनुसार क्या है, हमको उसकी मदद करनी है, उसका प्रोग्रेस करना है। ठीक है, तो इसमें आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर जो 5 है इसमें बात कही गई है, एक शिक्षिका ने और जो है नोटिस किया कि उसका एक छात्र जो है अत्यधिक विचलित है और उसे कक्षा के दौरान ध्यान देने में परेशानी होती है। यानी एक टीचर ने नोटिस किया कि एक बच्चा जो है वो छोटे छोटे टॉक्स यानी तुरंत जो है बोरियत महसूस करने लगता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति छात्र को जो है केंद्रित रहने में मदद करने के लिए एक प्रभावशाली रणनीति होगी। यानी टीचर इसमें से कौन सा एक प्रोसेस अपनाएगा जिससे बच्चे अपना ध्यान केंद्रित कर पाए। तो इसमें पहला है स्वनियमन और समय जो है प्रबंध के लिए छात्र को टाइमर देना, यानी आप बच्चे से टाइमर फिक्स कराएंगे कि आपको इतने टाइम में ये वर्क कंप्लीट कर लेना है। तो ऐसा आपको नहीं करना है क्योंकि बच्चे को ऑलरेडी प्रॉब्लम हो रही है, वो छोटे छोटे टॉक्स जो है वो नहीं कर पा रहा है। ठीक है, अगला है
क्वेश्चन नंबर जो 5 है इसमें आपका अगला है, माता पिता को बुलाकर छात्र के खिलाफ जो है सख्त अनुशासनात्मक कार्यवाही करना, या फिर छात्र को कक्षा के दौरान बार बार करने के लिए मतलब करने के लिए कार्य देना। तो ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि आपको क्या है, अभ्यास नहीं करवानी है। ठीक है, छात्र को सख्ती से अपना जो है अपना अवधि बढ़ाने के लिए कहना, तो ये भी आपको नहीं करना। आंसर आपका जो है ए ही सही होगा। ठीक है, इसमें आपका 4 भी नहीं होगा, क्योंकि क्या आपको सख्ती से बच्चे के सामने पेश नहीं होना है बात। और आपका जो है थर्ड ऑप्शन है, इसमें क्या है, अभ्यास भी आपको नहीं करानी, ड्रिल और प्रैक्टिस आपको नहीं करानी, रोट मेमोराइजेशन आपको नहीं कराना है। ठीक है, इसमें पेरेंट्स को भी आपको बुलाना नहीं है, तो आपका 3rd भी नहीं होगा, आपका 2 भी नहीं होगा, आपका 4 भी नहीं होगा। आंसर जो है आपका फर्स्ट ही सही होगा, क्योंकि क्या है, स्वनियमन, बच्चा खुद से एनालिसिस करेगा कि हाँ हमको कहाँ पे दिक्कत हो रही है, यानी खुद को क्या है, खुद के मतलब दिमाग को क्या है, नियंत्रित करने की कोशिश करेगा। साथ ही साथ समय पाबंद, यानी आप छोटे छोटे टॉक्स देंगे बच्चे को कि इतने टाइम में आपको ये कंप्लीट कर लेना है, तो धीरे धीरे करके बच्चा जो है कंप्लीट करना शुरू कर देगा। फिर उसका जो ध्यान केंद्रित होने की क्षमता है वो धीरे धीरे बढ़ने लगेगी। तो इसमें आपका जो है फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर जो 6 है इसमें बात कही गई है, शिक्षकों को निरंतर अपने स्वयं के रूढ़िवादिता और पूर्वाग्रहों पर चिंतन करना चाहिए। ठीक है, जो टीचर हैं, यानी मान लीजिए अगर टीचरों में रूढ़िवादिता बनी हुई है, पूर्वाग्रह बने हुए हैं, तो उस पर क्या हमको चिंतन करना चाहिए। ठीक है, आगे जो है इसका जो रीजन दिया गया है, सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षण का अर्थ है कि शिक्षक चिंतनशील हो। तो बिल्कुल सही बात है, यानी आपका आदर्शन भी सही है और आपका रीजन भी सही है, क्योंकि टीचर जो रूढ़िवादिता और पूर्वाग्रह पर चिंतित होगा, यानी उस पर जो है तर्क वितर्क करेगा, सोचेगा, समझेगा, क्लासरूम में ऐसी एक्टिविटी करेगा कि हर बच्चा अपने आप को इंक्लूड करे, ये फील ना हो हर बच्चे को कि हम गर्ल्स हैं तो हमको नहीं सपोर्ट किया जा रहा है, या फिर हम बॉयज़ हैं तो हमको ये करने के लिए सपोर्ट नहीं किया जा रहा। यानी हर बच्चे की जो इच्छाएं हैं, हर बच्चे का जो इंटरेस्ट है, उसको आपको ध्यान में रखना है। ये आपको फील नहीं करवाना है कि हाँ आप तुम लड़की हो तो तुम ये काम नहीं कर सकते, तुम लड़के हो तो तुम ये काम नहीं कर सकते। ऐसा टीचर के रूप में क्लासरूम में ऐसी एक्टिविटी नहीं करनी है। तो रूढ़िवादिता जो है और पूर्वाग्रह पर टीचर को चिंतित होना चाहिए, उसके प्रति अवेयर होना चाहिए। अगर क्लासरूम में अगर आप ऐसी एक्टिविटी नहीं करवा रहे हैं, तो बच्चे जो हैं उनमें भी रूढ़िवादिता की जो धारणाएं हैं वो नहीं बन पाएंगी, वो क्या है, इसके प्रति अवेयर रहेंगे। ठीक है, लेकिन जो आपका रीजन है ये भी आपका सही है कि सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षण का अर्थ है कि शिक्षक जो है चिंतनशील हो। ठीक है, तो आपका आदर्शन भी सही है और आपका रीजन भी सही है। तो आंसर आपका 3rd सही होगा, यानी ए और आर दोनों सही हैं, और ए आर की सही व्याख्या भी कर पा रहा है। यानी टीचर जो है सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी, यानी टीचर जो है हर बच्चे का कल्चर क्या रहा है, हर बच्चे कौन से पृष्ठभूमि से हैं, बच्चे का क्या बैकग्राउंड है, उसके प्रति अगर टीचर संवेदनशील होगा, चिंतनशील होगा, तो इसमें आपका बेस्ट ऑप्शन है। क्योंकि टीचर को पता होना चाहिए कि बच्चा किस बैकग्राउंड से है, उसका क्या कल्चर रहा है, तो टीचर उसी हिसाब से बच्चे की नीड के अनुसार उसकी हेल्प करेगा। मान लीजिए जो बच्चे वंचित पृष्ठभूमि से आए हुए हैं तो उनको ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, उनको ज़्यादा सपोर्ट करना पड़ेगा। जो बच्चे अगर बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं भी हैं, इंटरेस्ट नहीं भी ले पा रहे हैं, तो टीचर अपने मेथड में परिवर्तन लाएगा, कोशिश करेगा कि हर बच्चा उसमें इंटरेस्ट ले पाए। तो इसमें आपका आंसर जो है 3rd सही हो जाएगा, क्योंकि टीचर जो है चिंतनशील होगा, हर बच्चे का कैसा पृष्ठभूमि रहा है, कैसा कल्चर रहा है, अगर वो उसके प्रति संवेदनशील है, उसके प्रति अवेयर है, तो जो लर्निंग है वो प्रोग्रेस करेगी। यानी कि आपका 3rd ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 7 है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वातावरण से प्राप्त जानकारी के अर्थ निर्माण और इसे स्मृति में आगे संग्रहित करने के लिए आवश्यक है। यानी कि जो आपका अर्थ निर्माण है इसमें जो है संग्रहित करने के लिए आवश्यक है। तो पहला है भूलना, पुनर्प्राप्ति, या फिर ध्यान देना, या फिर क्षय होना। तो क्वेश्चन नंबर जो 7 है इसमें 3rd ऑप्शन होगा, यानी ध्यान देना। अगर आप ध्यान दे रहे हो तो जो आपकी प्रक्रिया वातावरण से प्राप्त जानकारी के अर्थ निर्माण और इससे स्मृति के आगे संग्रहित करने के लिए, यानी अगर आप ध्यान दोगे तभी जाके आप जो है चीज़ों को याद कर पाओगे, चीज़ों को कनेक्ट कर पाओगे, उस पर ध्यान जो है आकर्षित कर पाओगे। तो अर्थ निर्माण तभी आपका हो पाएगा जब आप चीज़ों को ध्यान दोगे। तो आपका 3rd ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 8 पे। क्वेश्चन नंबर जो 8 है इसमें बात कही गई है
कोहल वर्ग के नैतिक विकास की किस अवस्था में बच्चों का तर्क कानून की नैतिकता के इर्द गिर्द घूम रहा होता है? क्योंकि कोहल वर्ग की जो थ्योरी है, इनकी थ्योरी का नाम है मोरल डेवलपमेंट यानी, ठीक है। तो इसमें इन्होंने 3 स्तर बताए हैं और 6 चरण हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि हर एक स्तर पे क्या है, 2 चरण दिए गए हैं। तो ये ध्यान रखना, कभी कभी पूछ लेता है कि कितने स्तर हैं और कितने चरण हैं। तो स्तर जो है वो 3 है, चरण जो है वो 6 हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो इसमें बात जो कही जा रही कि बच्चा जो है, बच्चे का तर्क जो है कानून की नैतिकता के इर्द गिर्द घूम रहा होता है, यानी रूल ऑफ द रूल, यानी अगर रूल का पालन नहीं किया जाएगा तो जो समाज में नियम कायदे कानून बने हैं उनको क्या है, फॉलो करना है। बच्चा इस स्टेज पे कुछ भी हो जाए, अगर मान लीजिए ट्रैफिक, अगर वो कहीं पे भी जॉब कर रहा है, अगर उसका फ्रेंड ने कुछ गलत किया, नियमों के खिलाफ कुछ व्यवहार कर दिया, तो वो उसके लिए भी अवेयर रहेगा, यानी रूल का फॉलो सभी को करना है, वो उसमें कोई चेंजमेंट नहीं ला सकता। तो बच्चा क्या है, बच्चे की जो तर्क है वो कानून की नैतिकता के इर्द गिर्द घूम रहा होता है, यानी जो नियम कायदे कानून बने उनका पालन बच्चे को करना है। तो इस थिंकिंग में बच्चा होता है। तो कौन सी स्टेज होगी आपका, विषम नैतिकता है या फिर स्वायत्त नैतिकता है या फिर पारंपरिक नैतिकता है या फिर पूर्व पारंपरिक नैतिकता है, यानी प्री कन्वेंशनल जो मोरलिटी है या फिर कन्वेंशनल मोरलिटी है। तो इसमें आपका आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 8 का सही हो जाएगा 4, यानी कि कन्वेंशनल मोरलिटी पाई जा रही है बच्चे में। इस स्टेज पे बच्चा है तो उसकी थिंकिंग जो है वो क्या है, कानून के इर्द गिर्द ही घूम रही है, यानी जो नियम कायदे कानून बने उसमें कोई परिवर्तन नहीं करना, उसको क्या है, फॉलो करना है, जिसमें समाज में कायदे कानून बने रहे, शासन बना रहे। तो आपका आंसर जो है वो 4 सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 जो इसमें जो कोहलबर्ग की थ्योरी है, इसमें हैंज डिलमास जो दिया गया है उस पे बच्चे से पूछा जाता है। तो उसमें हर बच्चा अपने तर्क, यानी हर बच्चा अपने स्टेज के अनुसार उसमें आंसर दे रहा होता है। जो हैंज डिलमा है उसमें बात ये कही जाती है कि हैंज जो होते हैं उनकी पत्नी जो होती है वो बीमार होती है, ठीक है। तो हैंज को अपनी पत्नी को ठीक करना है, लेकिन वो जो दवाई है वो सिर्फ एक ही मेडिकल स्टोर पे मिल रही होती है, सिर्फ ओनली एक ही मेडिकल स्टोर पे। तो जो मेडिकल स्टोर का मालिक होता है वो दवाई जो दे रहा होता है तो वो उसका जो रेट होता है वो मतलब 2-3 गुना बढ़ा के दे रहा होता है। मान लीजिए अगर 10 रुपए की मिल रही थी दवाई, तो उस टाइम वो 100 रुपीज की दे रहा होता है, ठीक है। अब हैन जो होता है वो दुविधा में होता है, या तो अब और बाकी जो मेडिसिन है वो कहीं भी उपलब्ध नहीं थी, सिर्फ एक ही जो है मेडिकल पे मिल रही थी। अब हैन जो है वो ये दुविधा में फंसा है कि या तो वो अपनी पत्नी को मरने दे या फिर वो चोरी कर ले, ठीक है, चोरी कर ले दवाई लेकर अपनी पत्नी की जान बचा ले, या फिर क्या करे, अपनी पत्नी को मरने दे। तो इसमें पूछा जाता है बच्चों से कि इसके बारे में क्या क्या अपनी राय है, यानी हर बच्चा अपना राय दे रहा होता है। तो इसी पे जो है कोहलबर्ग की थ्योरी आधारित है। बच्चा हर अपने स्टेज के अनुसार जो है अपना इस पे राय देता है, क्योंकि जो छोटे बच्चे होंगे फर्स्ट स्टेज पे तो वो ये कहेंगे कि जो हैंज है उसको चोरी नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि चोरी करेगा पकड़ा जाएगा तो पनिशमेंट मिलेगा। दूसरा बच्चा कहता है कि अगर हैंज जो है चोरी कर लेता उसके बाद अपने आप को सरेंडर कर देता। तीसरा बच्चा कहता है कि हैंज को चोरी नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि चोरी करना गलत है, नियम के विरुद्ध है। तो हर बच्चे क्या है अपनी अपनी राय इसमें दे रहे होते हैं कि हैंज, कुछ ऐसे बच्चे बोलते हैं कि हैंज को चोरी कर लेनी चाहिए थी, उसके बाद अपने आप को सरेंडर कर देना चाहिए था। कुछ बच्चे कहते हैं कि हैंज को चोरी कर लेनी चाहिए थी, क्योंकि जो मेडिकल का स्टोर का मालिक था वो भी गलत कर रहा था, क्योंकि वो 10 रुपए की जो दवाई थी वो 100 यानी 100 रुपए की दे रहा था, 10 गुना बढ़ा करके दाम दे रहा था। तो इसमें क्या है, हर बच्चे अपनी अपनी राय दे रहे होते हैं। तो कोहलबर्ग की जो थ्योरी है इसी पे आधारित है, यानी मोरल डेवलपमेंट पर, यानी तर्क। हर बच्चे अपने स्टेज के अनुसार जो है अपनी नैतिकता, अपने तर्क जो है रख रहे होते हैं, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 जो है इसमें बात कही गई है, निम्नलिखित में से कौन सा संरचनावादी अधिगम सिद्धांत का जो है मूल सिद्धांत है, यानी जो मतलब संरचनावादी अधिगम है सिद्धांत का मूल सिद्धांत है। तो क्वेश्चन नंबर जो 9 है इसमें ऑप्शन आपका है, छात्र अपने पर्यावरण के साथ सक्रिय संलग्नता के माध्यम से अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। अगला है, अधिगम मुख्य रूप से एक निष्क्रिय प्रक्रिया है जिसमें सूचना प्राप्त करना और याद करना शामिल है। या फिर थर्ड होगा, शिक्षकों के छात्रों को प्रत्यक्ष निर्देश और स्पष्ट मार्गदर्शन प्रदान करना चाहिए। या फिर अधिगम तब होता है जब
छात्रों को शिक्षकों से सही उत्तर की जो है उत्तर और प्रतिपुष्टि मिलती है। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 9 है, इसमें आंसर सही होगा फर्स्ट, यानी कि छात्र अपने पर्यावरण के साथ सक्रिय संलग्नता यानी कि एक्टिव होकर के माध्यम से अपने ज्ञान का निर्माण कर रहे होते हैं, यानी एक्टिव होकर के कुछ चीजें वो क्रिएट कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हर बच्चा जो है एक्टिव है, और हर बच्चा एक्टिव होगा, हर बच्चे के जिनमें सेंस इन्वॉल्व होंगे, बच्चा कुछ क्रिएट कर रहा है, कुछ नए तरीके से प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा है, तो आपका संरचनावादी अधिगम यानी कि हो रही है। तो इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी संरचनावादी जो अधिगम सिद्धांत दिया गया है उसमें क्या है, बच्चा पर्यावरण यानी बच्चा जो एनवायरमेंट के साथ एक्टिव है, इन्वॉल्व है, कुछ नया क्रिएट कर रहा है, कुछ नए तरीके से प्रेजेंट कर रहा है, यानी कि बच्चा क्या है, एक्टिव होगा। ठीक है, तो इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, निष्क्रिय नहीं होगा। अगर निष्क्रिय रहेगा बच्चा तो लर्निंग नहीं हो पाएगी। इसमें अभी आपका यानी कोई प्रत्यक्ष निर्देश भी नहीं देना है, ये भी आपका नहीं होगा। जब तक होता यानी अधिगम तब होता है जब छात्रों को शिक्षक के सही यानी पृष्ठभूमि प्रतिपुष्टि मिलती है, ये भी आपका नहीं। आंसर आपका जो है फर्स्ट होगा, यानी बच्चा क्या है, एक्टिव है, इन्वायरमेंट से सीख रहा है, कुछ नया क्रिएट कर रहा है, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे। वाइगोस्की से क्वेश्चन है, वाइगोस्की के अनुसार जो है संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाने में शिक्षक की क्या भूमिका होती है, यानी कि अकॉर्डिंग टू वाइगोस्की संज्ञानात्मक विकास को अगर आप सुगम बनाना चाह रहे हैं तो कौन सी भूमिका होगी। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 10 है, इसमें फर्स्ट ऑप्शन जो दिया गया है, छात्र को पूरी तरह से स्वतंत्र रूप से सीखने की अनुमति देना, यानी छात्र को आप पूरी तरह से स्वतंत्र अनुमति दे रहे हैं कि आप कुछ भी सीख सकते हो। सेकंड है, केवल उन्हीं कार्यों को देना जो विद्यार्थी वर्तमान में स्वतंत्र रूप से कर सकता हो। तो ये कहना गलत होगा कि केवल आप उन्हीं कार्यों को दे रहे हो जो बच्चे वर्तमान में स्वतंत्र रूप से सीख पा रहे हैं। तो बच्चा इसमें, क्योंकि इसमें बात जो कही जा रही है कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, कि बच्चे का कैसे जो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो पाएगा, तो ये आपका कहना गलत हो जाएगा। छात्र को जानकारी और ज्ञान प्रदान करना, अगर आप बच्चे को छात्र को जानकारी और ज्ञान प्रदान कर दोगे तो बच्चा निष्क्रिय होकर सीख लेगा, यानी उसमें कुछ अपना तर्क वितर्क नहीं करेगा। और जब तक बच्चा चिंतन नहीं करेगा, तर्क वितर्क नहीं करेगा, ठीक है, निगेटिव पक्ष पॉजिटिव पक्ष नहीं सोचेगा, तब तक उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। आलंबन के माध्यम से छात्र के सीखने का जो है मार्गदर्शन और समर्थन करना, तो इसमें आपका आंसर जो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का 4 आंसर सही होगा। यानी आलंबन का मतलब होता है गाइड करना, बच्चे को हेल्प करना, यानी जिसको कहते हैं इसके फोल्डिंग। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे प्रीवियस के क्वेश्चन से तो आपको लैंग्वेज समझ में नहीं आएगी, क्योंकि सीटेट का जो सिलेबस है वो चेंज नहीं हुआ है, अभी भी चेंज नहीं हुआ है। लेकिन आप खुद ही अगर 2011 का पेपर उठा के देख लीजिए, या फिर 2015 का भी उठा के आप देख सकते हैं, और 2022 का या 2024 का जो 21 में यानी 21 जनवरी को एग्जाम हुआ था, बहुत सारा उसमें डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। सिलेबस सेम है, सिलेबस में कोई चेंजमेंट नहीं हुआ है, बट पूछने का जो तरीका है बहुत चेंज हो चुका है। क्वेश्चन जो बनते हैं आज की डेट में बहुत हाई लेवल के बन रहे हैं। सिलेबस वही है, बट चेंजमेंट क्या किया गया है, लैंग्वेज, यानी लैंग्वेज को बहुत घुमाया जाता है सीटेट में। अगर आप लैंग्वेज समझ जाएंगे तो आप अच्छे से क्वालिफाई कर लेंगे, और लैंग्वेज आपको तभी समझ में आएगी जब आप प्रीवियस के क्वेश्चन से प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, तो आप डेली 3 बजे ज्वाइन कर सकते हैं, इसमें आपको सारी सब्जेक्ट के प्रीवियस के क्वेश्चन कराए जाते हैं। या फिर आप खुद से करना चाहते हैं तो आप खुद से भी कर सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, सिर्फ प्रीवियस के क्वेश्चन से करनी है, और कहीं से भी कोई मॉक टेस्ट आपको नहीं लगाना है। तो इसमें बात जो कही जा रही है, आलंबन के माध्यम से छात्र, यानी कि जहाँ पे बच्चे को दिक्कत हो रही है आप उसको क्या कर रहे हो, इसकी फोल्डिंग दे रहे हो, यानी कि टेम्परेरी हेल्प दे रहे हो, उस बच्चे को गाइड कर रहे हो, बच्चे को सपोर्ट कर रहे हो। ठीक है, उसके साथ बच्चा, जब आप मान लीजिए बच्चे को कहीं पे अगर दिक्कत हुई है, आप उसको गाइड कर रहे हो, थोड़ी सी उसकी मदद कर दी, उसको इसके फोल्डिंग दे दी, हाफ सॉल्व क्वेश्चन हो गए, संकेत हो गए। ठीक है, तो बच्चे का क्या है, ग्रो होगा। अगर बच्चे को कहीं पे समस्या हुई, आपने उसकी थोड़ी मदद कर दी, बच्चा निकल गया आगे, थोड़ा और बढ़ गया, फिर उसको समस्या हुई, फिर आपने मदद कर दी, फिर बच्चा आगे ग्रो कर गया। ऐसे ही करके धीरे धीरे जब एक स्टेज ऐसी आएगी कि बच्चा खुद से करना स्टार्ट कर देगा। मान लीजिए क्लासरूम में अगर आप बच्चे को खड़ा करा के लाउड रीडिंग करवाइए, तो फर्स्ट टाइम बच्चा अच्छे से जो है रीड नहीं कर पाएगा, उसको प्रॉब्लम होगी। लेकिन अगर आप बच्चे कहीं पे रीड कर रहे हैं, प्रॉब्लम हुई, आपने थोड़ी सी उसकी मदद कर दी, थोड़ी सी उसको गाइड कर दिया, तो बच्चा धीरे धीरे क्या है, धीरे धीरे रीड करते करते एक टाइम ऐसा आएगा जो बच्चे को कहीं पे भी प्रॉब्लम नहीं होगी, वो क्लासरूम में अच्छे से रीडिंग कर लेगा। ठीक है, उसको कहीं पे भी समस्या नहीं होगी।
तो इसमें आपका जो होता है वाइगोस्की के अनुसार इसको कहते हैं स्कैफोल्डिंग, यानी टेम्परेरी जो हेल्प दी जा रही होती है जो कि परमानेंट नहीं होती है, लेकिन जो टेम्परेरी हेल्प दी जाती है बच्चे को जहाँ पे समस्या आ रही होती है उसको कहते हैं स्कैफोल्डिंग। ये ध्यान रखिएगा। वाइगोस्की की थ्योरी में जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बातें हैं वो आपका MKO हो जाता है, क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन होती है कि MKO कौन है, ZPD कौन है, ZPD एक मिनट, ZPD कौन है, आपका स्कैफोल्डिंग कौन है। तो ये जो है कंफ्यूजन रहता है। तो ये 3 टर्म्स याद ध्यान रखिएगा कि MKO कौन होता है। जैसे कि मान लीजिए, बहुत कम शब्दों में समझ लेते हैं हम लोग। जैसे कि मान लीजिए एक छोटा बच्चा है, उसके पेरेंट्स हैं, ठीक है, बच्चा साइकिल चलाना सीखना चाह रहा है। तो बच्चे का मतलब इतनी क्षमता थी बच्चे में कि बच्चा साइकिल पे बैठ करके साइकिल को संभाल पा रहा है, लेकिन वो साइकिल को चला नहीं पा रहा। बट उसकी संभावना है कि वो ग्रो कर लेगा, वो साइकिल को चला लेगा, ठीक है। अब पेरेंट्स क्या कर रहे हैं कि साइकिल को पीछे से पकड़ रहे हैं। बच्चा साइकिल पे बैठा हुआ है, पेरेंट्स ने पीछे साइकिल से पकड़ा। अब बच्चा साइकिल चला रहा है, पेरेंट्स ने साइकिल पकड़ रखी है, लेकिन जब बच्चा साइकिल चला रहा है तो धीरे धीरे करके क्या है, जो पेरेंट्स है वो साइकिल को छोड़ेंगे, यानी पकड़ना उन्होंने वो छोड़ देंगे। बच्चा धीरे धीरे करके खुद से साइकिल चलाना सीख लेगा। तो टेम्परेरी हेल्प दी गई, यानी ये तो नहीं कि बच्चे ने साइकिल चलाना सीख लिया है तब भी पेरेंट्स पीछे से साइकिल पकड़े हुए हैं, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। बच्चे को जहाँ पे दिक्कत हुई टीचर ने उसकी मदद कर दी, बच्चा जो है मतलब पेरेंट्स ने उसकी मदद कर दी, बच्चा जो है साइकिल चलाना सीख गया। लेकिन जब बच्चे ने साइकिल चलाना सीख लिया तब जो है पेरेंट्स ने पकड़ना छोड़ दिया, पेरेंट्स ने मदद करनी छोड़ दी। तो जहां पर भी बच्चे को दिक्कत होती है, ठीक है, वहां पे जो मदद उसको दी जा रही होती है, और जो मदद दी जा रही है मतलब कोई भी व्यक्ति हो सकता है, आपसे उम्र में छोटा हो सकता है, आपसे बड़ा हो सकता है, आपका फ्रेंड हो सकता है, आपका रिलेटिव हो सकता है, कोई भी हो सकता है A to Z। लेकिन जो जिससे भी आप नॉलेज ले रहे हो, जिससे भी आप मदद ले रहे हो, उस टॉपिक में आपको मतलब उस टॉपिक में मान लीजिए जिससे भी आप मदद ले रहे हो तो वो एज में बड़ा भी हो सकता है, एज में छोटा भी हो सकता है, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो जिससे भी आप मदद ले रहे हो उस टॉपिक के लिए उसको आपसे ज्यादा नॉलेज होगा। मतलब मान लीजिए कि जिससे भी आप मदद ले रहे हो उसको सभी टॉपिक के बारे में बहुत नॉलेज नहीं है, लेकिन आप ऐसे समझिए, मान लीजिए अगर आप अपने फ्रेंड से मैथ के बारे में हेल्प ले रहे हो, मान लीजिए कोई क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आ रहा है, आपने अपने फ्रेंड से हेल्प ली, तो मैथ के लिए वो क्या है, आपसे बड़ा है, यानी आपसे उसको ज्यादा नॉलेज है, तभी तो जाकर के आप उससे मदद ले रहे हो। तो उसके लिए क्या है, आपके लिए वो MKO हो जाएगा। वो एज में छोटा भी हो सकता है, एज में बड़ा भी हो सकता है, ठीक है। तो जो ये मदद दी जा रही है, जो कि आपको दिख नहीं रही है, मदद मिल रही है, इसको कहते हैं इसके फोल्डिंग। और जो मदद दे रहा होता है वो आपके लिए हो जाता है MKO, ठीक है। जो आपकी संभावना थी कि यहाँ तक ग्रो करोगे, तो जो भी संभावना होती है खुद से करने की, और जो आपकी संभावना है किसी और की हेल्प करके आप ग्रो कर सकते हो, आपका डेवलपमेंट हो सकता है, तो उसके बीच का जो क्षेत्र होता है उसको कहते हैं ZPD। तो ये सारी बातें ध्यान रखिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट ये भी है, ये भी ध्यान रखना कि वाइगोस्की जो है भाषा को बहुत ज्यादा अहमियत देते हैं, भाषा को बहुत महत्वपूर्ण टूल्स माना है, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखिएगा। आंसर जो आपका सही है 4 होगा, यानी जहां पे भी बच्चे को दिक्कत हो रही है, टीचर उसको मदद दे रहा है, टीचर उसको गाइड कर रहा है, टीचर उसको सपोर्ट कर रहा है, तो बच्चा क्या है, धीरे धीरे करके एक दिन ग्रो कर जाएगा। तो इसमें आपका 4 ऑप्शन सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पे। अगला है, निम्नलिखित में से कौन एक समावेशी कक्षा का उदाहरण नहीं है, यानी कि इंक्लूसिव क्लासरूम का एग्जाम्पल नहीं है। तो पहला है विवेदी निर्देश देना, या फिर प्रतिस्पर्धी लोकाचार को प्रोत्साहित करना, या फिर विविध दृष्टिकोण का समावेशन, या फिर उचित समावेशन का पालन। तो आपका जो 4 है वो भी सही है, क्योंकि उचित समावेशन का पालन करेंगे। आपका NCF भी कहता है कि हर बच्चे को इंक्लूड करना है, आपका इंक्लूसिव एजुकेशन भी कहता है कि हर बच्चे को हमको इंक्लूड करना है। बच्चा किसी भी पृष्ठभूमि से है, बच्चों को ये फील नहीं करवाना है क्लासरूम में कि आप अलग पृष्ठभूमि के हो या फिर आप वंचित पृष्ठभूमि से आए हुए, बच्चे को ऐसा फील नहीं कराना है। हमको बच्चे को इंक्लूड करना है। बच्चा देखने में कैसा है, बच्चे का कल्चर कैसा है, बच्चा कौन सी लैंग्वेज बोल रहा है, वो सही से बोल पा रहा है अभी नहीं बोल पा रहा है, उसको देखने में प्रॉब्लम हो रही है, उसको सुनने में समस्या है, उसको चलने में प्रॉब्लम है, जैसा भी बच्चा A to Z हमको क्या करना है, इंक्लूड करना है, ठीक है। तो ये भी आपका सही है। लेकिन आंसर जो आपका होगा नहीं, यानी निगेटिव में, यानी जो है इंक्लूसिव एजुकेशन का उदाहरण नहीं है। विविध दृष्टिकोणों का समावेशन बिल्कुल सही बात है। आप हर बच्चे की दृष्टिकोण क्या है, हर बच्चे की थिंकिंग क्या है, आप उसको इंक्लूड करेंगे। लेकिन जो आपका आंसर 2 है यही आपका आंसर सही होगा, क्योंकि प्रतिस्पर्धी लोकाचार को आप प्रोत्साहित नहीं करेंगे। क्लासरूम में क्या है, आपको प्रतिस्पर्धा नहीं करवानी, क्लासरूम में आपको जो है
एक दूसरे से कंपटीशन नहीं करवाना है, ठीक है। तो आपका यही आंसर सही होगा 2, क्योंकि निगेटिव का निगेटिव आंसर हो जाएगा। क्लासरूम में आपको कंपटीशन नहीं होना चाहिए कि हर बच्चा क्या एक दूसरे से कंपटीशन में लगा पड़ा है, कोई लर्निंग नहीं हो पा रही है, तो ऐसा आपको नहीं कराना है। लेकिन आंसर आपका जो है 2 ही सही होगा, क्योंकि निगेटिव का निगेटिव आंसर हो जाएगा। विविध जो है विवेदित निर्देश देना, बिल्कुल सही बात है कि आप बच्चे को निर्देश देंगे, बच्चे को कहीं भी अगर समस्या हुई है, कहीं पे उसको गाइड करने की जरूरत है, तो आप नॉर्मली सी बात आप उसको गाइड करेंगे। तो इसमें आपका जो है यानी टीचर जो है पूरी मदद कर रहा होता है बच्चे को ग्रो करने में। इंक्लूसिव एजुकेशन क्या कहती है कि हमको अगर मान लीजिए कहीं पे भी लर्निंग बेहतर नहीं हो पा रही है, बच्चे को समस्या हो रही, बच्चा अच्छे से चीजों को कनेक्ट नहीं कर पा रहा है, तो हमको अपने मेथड में परिवर्तन लाना है, अपने मतलब मेथड में चेंजमेंट लाना है, अपना कुछ नया तरीका खोजना है कि जिससे बच्चा इंटरेस्ट ले। बल्कि हमको ये नहीं करना कि बच्चे को मान लीजिए देखने में प्रॉब्लम हो रही है, तो आप बच्चे से ये नहीं कहेंगे तुम जाके घर जाओ चश्मा लगवा के आओ, ऐसा आप नहीं कहेंगे। बल्कि क्या करेंगे, ब्लैक बोर्ड पे थोड़ा बड़ा लिखेंगे, बच्चे को आगे बैठा लेंगे, यानी हर बच्चे की नीड के अनुसार आप उसकी मदद करेंगे। बच्चा जो है वो सिस्टम के लिए नहीं है, सिस्टम जो है वो बच्चे के लिए है। यानी मेथड में अगर आपको परिवर्तन लाना है तो आप अपने मेथड में परिवर्तन लाइए, ना कि बच्चे में, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना कि जो सिस्टम होता है वो बच्चे के लिए होता है, ना कि बच्चा सिस्टम के लिए। तो परिवर्तन किस में लाना है, सिस्टम में, ना कि बच्चे में। तो इसमें आपका 2 ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर जो 12 है इसमें बात कही गई है, एक प्रारंभिक विद्यालय का शिक्षक छात्र के शैक्षणिक आत्म जो है संप्रत्यय के विकास को दृढ़ता से प्रभावित कर सकता है। यानी कि प्रारंभिक विद्यालय का एक शिक्षक है जो कि शैक्षणिक आत्म जो संप्रत्यय दिए गए हैं के विकास को दृढ़ता से जो है प्रभावित कर सकता है। तो इसमें आपका आंसर कौन सा सही होगा, यानी छात्रों में स्वायत्तता और जो है पहल को पुरस्कृत करना, या फिर विशेष छात्रों से बहुत कम उम्मीद रखना, या फिर सभी विद्यार्थियों से बहुत कम अपेक्षाएं रखना, या फिर छात्रों में स्वायत्तता और पहल को दंडित करना। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 12 है इसमें फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, यानी छात्रों में स्वायत्तता और पहल को पुरस्कृत करना। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर जो 13 है इसमें बात कही गई है, क्वेश्चन आपका लेव वाइगोस्की से है। लेव वाइगोस्की के अनुसार बच्चे डैश के साथ अंतःक्रिया के अनुभव से लाभान्वित होते हैं और उन कार्यों को कर पाते हैं जो उनके समीप दूराभिमुखी विकास के क्षेत्र के डैश डैश हैं, यानी कि जेडपीडी यानी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट के अंदर हैं। तो अभी मैंने आप लोगों को बताया कि जेडपीडी क्या है, एमकेओ क्या है, इसके फोल्डिंग क्या है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। इसको एक बार थोड़ा सा जेडपीडी क्या है उसको अच्छे से फिर से एक्सप्लेन कर लेते हैं, क्योंकि हो सकता है आपको वहां पे समझ में ना आया हो। मान लीजिए ये आपका जेडपीडी है, बस 2 मिनट लगेगा, बहुत अच्छे से समझ लेते हैं। मतलब मान लीजिए आप यहाँ पे खड़े हो, आपकी संभावना थी कि आप ग्रो कर सकते हो, यानी कि आपने खुद से जब सीडीपी का पेपर सॉल्व किया तो आपके जो नंबर है वो आ रहे थे 20, ठीक है, या फिर 25 आ रहे थे, ठीक है। तो आपकी जो संभावना थी कि आप ला सकते हो 30 ऑफ 30, ठीक है, आपकी संभावना थी कि आप 30 ऑफ 30 ला सकते हो अगर आपको कोई हेल्प दे दे। वो कोई हेल्प हो सकती किसी भी रिसोर्स से, कोई टीचर भी हो सकता है, कोई फ्रेंड भी हो सकता है, कोई नोट्स भी हो सकते हैं, आप ऑनलाइन भी कोचिंग कर लोगे, आप ऑफलाइन भी कोचिंग, यानी जिससे भी आप मदद लेना चाहो, अगर आपको मदद मिल जाए तो क्या है आपके 30 ऑफ 30 आ सकते हैं। तो अब आपकी खुद से जो पॉसिबल मतलब संभावना थी कि आप खुद से इतना ग्रो कर सकते थे कि 25 आपके नंबर आ रहे थे, लेकिन आपकी जो संभावना है कि आप 30 ऑफ 30 ला सकते हो, तो उसके लिए क्या है अब आपको हेल्प चाहिए, यानी आपकी संभावना है कि आप यहाँ तक ग्रो कर सकते हो, तो उसके लिए आपको हेल्प चाहिए, तो आप किसी भी व्यक्ति से हेल्प ले सकते हो। तो ये जो संभावना है कि आप खुद से यहाँ तक कर पा रहे थे, बट आपकी पॉसिबिलिटी यानी संभावना है कि आप यहाँ तक ग्रो करोगे, बस चाहिए क्या, किसी की मदद चाहिए। तो बीच का जो क्षेत्र होता है यानी खुद से करने का और दूसरों की मदद से करने का जो क्षेत्र होता है उसको कहते हैं जेडपीडी, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा कि जेडपीडी क्या होता है, बीच का जो दायरा होता है, जो क्षेत्र होता है, उसको कहते हैं जेडपीडी, ठीक है। अब इसमें पहला जो आंसर है आपका भौतिक वातावरण अंदर, या फिर भौतिक वातावरण जो है बस बाहर, या फिर अधिक जानकार अन्य अंदर, या फिर अधिक जानकार अन्य बस बाहर। तो आंसर जो आपका है क्वेश्चन नंबर आपका जो है
13। इसमें आंसर आपका सही हो जाएगा 3, यानी कि अधिक जानकार अन्य, और फिर आपका अंदर, यानी कि अंदर आपका ये होगा, यहाँ पे फिलअप होगा। अंदर का मतलब है अभी जो मैंने आपको बताया कि खुद से संभावना थी कि यहाँ तक आप ग्रो कर सकते थे, लेकिन अब आपकी संभावना है कि अगर कोई मदद दे देता तो आप 30 ला सकते थे। तो ये जो संभावना थी, जो इसके बीच का क्षेत्र है, उसी को क्या कहेंगे, ZPD। तो मतलब आपका अंदर हो जाएगा, क्योंकि ये अंदर ही है। ठीक है, अब ये कल को आप साइंटिस्ट तो नहीं बन सकते, ठीक है, लेकिन आपकी संभावना थी कि आप यहाँ तक ग्रो कर लोगे अगर आपको कोई मदद दे देता है। तो ये अंदर का जो क्षेत्र होता है उसको क्या कहते हैं, ZPD। ये ध्यान रखिएगा। तो आंसर आपका क्या सही होगा, क्योंकि जो है वाइगोस्की के अनुसार बच्चे डैश डैश के साथ अंतःक्रिया के अनुभव, यानी कि जब आप किसी से अनुभव लोगे, किसी से जो है इंटरकनेक्टेड होगे, यानी किसी से कनेक्ट होगे, किसी से रिलेट करोगे, तो अधिक जानकारी, यानी जिस आप उसी से पूछोगे जिसको आपसे ज्यादा नॉलेज होगा उस टॉपिक के बारे में, आपसे उसको ज्यादा पता होगा, तभी तो आप उससे मदद ले पाओगे। ठीक है, तो इसमें आपका थर्ड ऑप्शन सही होगा, यानी अधिक जानकार अन्य। यानी अधिक जानकार अन्य का मतलब है कोई भी हो सकता है, A to Z, आपका फ्रेंड, आपका रिलेटिव, आपका टीचर, कोई भी हो सकता है जिसको आपसे ज्यादा पता होगा उस टॉपिक के बारे में, वो आपके लिए क्या बन जाएगा, उस टाइम के लिए MKO बन जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, आपका क्या है, आंसर थर्ड सही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर जो 14 है, इस पे बात कही गई है, वह कोई उद्देश्यात्मक निश्चित क्षण नहीं होता जब कोई बच्चा मध्य बाल्यावस्था या किशोरावस्था में प्रवेश करता है। तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि वो कोई निश्चित फिक्स टाइम नहीं होता है कि बच्चा जो है इसी टाइम ही जो है किशोरावस्था या बाल्यावस्था में प्रवेश कर जाएगा। क्योंकि क्या होता है कि मान लीजिए 2 बच्चे हैं, आप एग्जाम्पल के तौर पे समझिए कि 2 बच्चे हैं और एक बच्चा जो है उसको आप बहुत ध्यान दे रहे हो, बहुत केयर कर रहे हो, ठीक है, हर छोटी छोटी बातों पे आप ध्यान दे रहे हो, लेकिन दूसरा जो बच्चा है उसको आप ध्यान नहीं दे रहे हो, 0 के बराबर आप ध्यान दे रहे हो। तो क्या दोनों बच्चे का ग्रो बराबर हो पाएगा? क्या दोनों बच्चे बराबर बैठना, खड़े होना, चलना सीख पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जो बच्चों को आप ज्यादा ध्यान दे रहे थे वो पहले बैठना सीखेगा, जिस बच्चे को आप ध्यान नहीं दे रहे थे उसकी अपेक्षा। तो हर बच्चे का क्या है, ग्रो अलग अलग हो गया। बच्चे बराबर थे, एज में बराबर है, लेकिन जो डेवलपमेंट हुआ वो अलग अलग हो गया। तो बच्चे की केयर कैसी रही, बच्चे का एनवायरनमेंट कैसा रहा, बच्चे पे कितना ध्यान दिया गया, बच्चे पे कितना फोकस किया गया, ये सारी बातें जो है मैटर करती हैं बच्चे के डेवलपमेंट में। ठीक है, तो ये कहना निश्चित क्षण जो है, ये मतलब निश्चित क्षण नहीं होता है जब कोई बच्चा मध्य बाल्यावस्था या किशोरावस्था में प्रवेश करता है। तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि कोई फिक्स जो है नहीं टाइम होता है कि बच्चा मध्य अवस्था में या फिर मध्य बाल्यावस्था में या फिर किशोरावस्था में इसी स्टेज में पहुंच जाएगा। ये तो सही है कि बच्चा जब किशोरावस्था में, यानी जब 18 साल का बच्चा हो जाएगा तो किशोरावस्था में प्रवेश करेगा, लेकिन बच्चे का ग्रो भी कितना हुआ वो भी मैटर करता है। कि मान लीजिए बच्चा तो हो गया है 1 साल का, लेकिन वो बैठना ही नहीं, अभी बैठ ही नहीं पा रहा, वो खड़े ही नहीं हो पा रहा, वो चल ही नहीं पा रहा है। तो बच्चे का जो डेवलपमेंट है, उसकी केयर कितनी हुई, उसका एनवायरनमेंट कैसा रहा, बच्चे पे कितना ध्यान दिया गया, ये सारे मैटर जो है, ये सारी बातें जो है मैटर कर रही होती हैं। तो ये कोई कहना गलत हो जाएगा कि निश्चित क्षण जो होता है कि बच्चा मध्य बाल्यावस्था या किशोरावस्था में प्रवेश करेगा। आंसर आपका जो है अदर्शन सही है। रीजन जो इसका दिया गया, विकास जो है प्राकृत में निरंतर होता रहता है, तो ये भी आपका सही है, क्योंकि जो डेवलपमेंट है वो प्राकृत में, यानी जो नेचर में बिल्कुल क्या है, नॉर्मल होता रहता है, उसमें कोई भी चेंजमेंट नहीं होता है। क्योंकि क्या है, अगर आपका मान लीजिए डेवलपमेंट कभी रुकता है, ऐसा तो नहीं, निरंतर, यानी पूरी लाइफ ये प्रोसेस चलता है और आप कुछ ना कुछ सीखते रहते हो, यानी लोगों से कनेक्ट होते रहते हो, कुछ ना कुछ आप सीखते रहते हो। मान लीजिए अगर आप मार्केट भी गए हो, वहां से भी आप कुछ देख रहे हो, चीजों को ऑब्जर्व कर रहे हो, कुछ नया सीख रहे हो। घर पे बैठे हो तब भी आप घर में सदस्यों को देख रहे हो, लोगों को देख रहे हो, आपस में बात कर रहे हो, तब भी आप ना कुछ ना कुछ आप सीख रहे होते हो। तो जो लर्निंग हो रही होती है वो आपकी क्या है, लाइफ टाइम चलती है, जीवन पर्यंत चल रही होती है। और जो लर्निंग जीवन पर्यंत चलेगी तो आपका डेवलपमेंट भी जीवन पर्यंत होगा। मतलब ये कहना आपका गलत हो जाएगा कि पहले आपका डेवलपमेंट होगा फिर आपकी लर्निंग होगी। नहीं, पहले आपकी लर्निंग होती है फिर आपका डेवलपमेंट होता है। मतलब मान के चलिए, जैसे कि आप कुछ सीख रहे हो, ठीक है, आपने कुछ सीख लिया, तो जब आपने सीखा तभी जाके आपका ग्रो हुआ ना, तभी जाके आपका डेवलपमेंट हुआ। ये तो नहीं आपका डेवलपमेंट पहले हो गया, सीखा आपने बाद में, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो जो लर्निंग होती है, लर्निंग जो है निरंतर पूरी लाइफ चलती है, पूरी लाइफ टाइम चलती है। तो आपका डेवलपमेंट है वो भी आपका पूरी लाइफ टाइम चलता है। ये नहीं कि आपका डेवलपमेंट जो 18 साल में होके
फाइनल हो गया, अब आपका डेवलपमेंट नहीं होगा, अब आपकी लर्निंग भी नहीं होगी, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप पूरी लाइफ कुछ ना कुछ आप सीखते रहते हो, आपके अनुभव जो है बढ़ते रहते हैं, हर चीज़ें जो है कनेक्ट होती रहती हैं। तो इसमें आपका जो विकास है यानी जो डेवलपमेंट है वो निरंतर चलता रहता है नॉर्मल तरीके से, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। और साथ ही साथ जो डेवलपमेंट हो रहा होता है कोई रेखीय प्रक्रिया नहीं है, क्या वर्तुलाकार में होता है। कभी आप कुछ ज़्यादा सीखोगे, यानी मान के चलिए अगर आप इस टाइम सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो क्या ज़रूरी फिक्स है कि आप डेली 4 ही घंटे पढ़ाई कर रहे होगे? फिक्स तो नहीं है। हो सकता है कभी आप 3 घंटे कर पा रहे हो, कभी 2 घंटे, कभी 1 घंटे, कभी हो सकता है पढ़ाई ही ना कर पा रहे हो, काम में बिजी हो जाओ। तो ये सारी जो लर्निंग होती है यानी जो डेवलपमेंट हो रहा होता है, ये कभी एक फिक्स रेखीय में नहीं होगा, ये क्या है वर्तुलाकार में, कभी ज़्यादा होगा, कभी कम होगा, कभी ज़्यादा होगा, कभी कम होगा। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। तो इसमें आपका आदर्शन भी सही है और आपका रीजन भी सही है, क्योंकि जो आपका डेवलपमेंट है वो क्या है निरंतर होता है, और आपका कोई निश्चित क्षण फिक्स नहीं है कि बच्चा किशोरावस्था में इसी मतलब इतने में पहुंच जाएगा। बच्चे का केयर कितना हुआ, बच्चे को पे कितना ध्यान दिया गया, सारी बातें मैटर कर रही होती हैं। तो आंसर आपका जो है थर्ड सही होगा, यानी ए और आर दोनों सही है। ए आर की सही व्याख्या भी कर पा रहा है क्योंकि डेवलपमेंट के ही बारे में बात चल रही है। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 14 है, इसमें आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर जो 15 है, इसमें बात कही गई है कि प्रोग्रेसिव क्लासरूम जो है असेसमेंट इज, यानी कि एक प्रगतिशील कक्षा में आकलन तो योगात्मक होता है या फिर गतिशील होता है या फिर मानक संदर्भित होता है या फिर वस्तुनिष्ठ होता है। तो क्वेश्चन नंबर जो 15 है, इसमें आपका थर्ड होगा, यानी कि गतिशील होता है, क्योंकि प्रोग्रेसिव क्लासरूम है। प्रोग्रेसिव क्लासरूम का मतलब ये होता है कि जहाँ पे लर्निंग बेहतर हो रही होगी, जहाँ पे लर्निंग क्या है प्रोग्रेस कर रही होगी, बच्चा सीख रहा होगा, बच्चा एक्टिव होगा, टीचर भी एक्टिव होगा, टीचर बच्चे की मदद कर रहा होगा, हर बच्चे क्या है एक दूसरे से मदद करके सीख रहे होंगे। तो प्रोग्रेसिव क्लासरूम का मतलब यही होता है। तो अगर आप उसमें असेसमेंट करेंगे तो गतिशील होगा, नॉर्मल सी बात है, क्योंकि प्रोग्रेसिव क्लासरूम का मतलब ही है कि बच्चा क्या है आगे प्रोग्रेस कर रहा होगा, टीचर भी एक्टिव होगा, बच्चा भी एक्टिव होगा, हर बच्चे एक दूसरे की मदद कर रहे होंगे, हर बच्चे के सेंस जो है इन्वॉल्व होंगे, बच्चा कुछ नया क्रिएट कर रहा होगा, कुछ नए तरीके से प्रेजेंट कर रहा होगा। तो इसमें आपका थर्ड ऑप्शन सही होगा, क्योंकि असेसमेंट जो होगा प्रोग्रेसिव क्लासरूम में वो गतिशील होगा। ठीक है, योगात्मक यानी कोई आप रैंक नहीं कर रहे हो, कोई बच्चे को नंबर नहीं दे रहे हो, क्योंकि पेपर पेंसिल टेस्ट की यहाँ पे बात नहीं की जा रही है। वस्तुनिष्ठ भी नहीं होगा, क्योंकि वस्तुनिष्ठ में क्या होता है क्लोज एंडेड क्वेश्चन होते हैं, इसका फिक्स आंसर होता है, उसमें बच्चा कोई ग्रो नहीं कर पाता है, बच्चे का कोई तर्क वितर्क नहीं हो पाता, बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा होता है। ये भी आपका नहीं होगा, आपका 2 भी नहीं होगा। आंसर जो आपका है थर्ड सही हो जाएगा। 15 पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। इसमें बात कही गई है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 16 है। ठीक है, इसमें बात कही गई है कि शिक्षार्थियों के बीच व्यक्तिगत विभिन्नता को संबोधित करने के लिए एक शिक्षक को, यानी कि जो व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती हैं, अगर टीचर उसको संबोधित करना चाह रहा है तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? पहला है विभिन्नताओं को मानव विविधता की प्रत्यक्ष विशेषता के रूप में मानना चाहिए, सभी शिक्षार्थियों के लिए एक अमान्य और समान पाठ्यक्रम लागू करना चाहिए, मतभेदों को असामान्य और एक प्रकार की कमी के रूप में स्वीकार करना चाहिए, या फिर व्यक्तिगत विभिन्नताओं को नजरअंदाज कर देना चाहिए। तो बिल्कुल भी आपका आंसर 4 नहीं होगा, क्योंकि व्यक्तिगत विभिन्नताओं को आप नजरअंदाज नहीं करेंगे। क्लासरूम में क्या है सभी की जो व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं, बच्चा मान लीजिए क्लासरूम में 30 बच्चे हैं, तो क्या 30 बच्चे की लैंग्वेज जो होगी, 30 बच्चों की जो मदर टंग होगी, क्या वो एक ही होगी? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मतलब 30 बच्चे हैं, 30 प्रकार की जो है मदर टंग होगी क्लासरूम में, और सब बच्चे अलग अलग होंगे, सबका पृष्ठभूमि अलग होगा, सबका कल्चर अलग होगा, सबका इन्वायरमेंट अलग होगा, सबका बातचीत करने का तरीका अलग होगा, सबका पहनावा अलग होगा, सब बच्चे अलग दिखते होंगे, सबकी थिंकिंग अलग होगी, तो हर बच्चे में विभिन्नताएं पाई जाती हैं। क्या उसको आप नजरअंदाज करेंगे? बिल्कुल भी नहीं, उसको आप इंक्लूड करेंगे, बल्कि उस पर ध्यान देंगे कि मान लीजिए अगर बच्चा जिस भी बच्चे की जैसी भी लैंग्वेज रही हो, आप उसको ध्यान देंगे, क्लासरूम में उसको इंक्लूड करेंगे, बच्चे का कैसा पृष्ठभूमि रहा उसको आप ध्यान देंगे, उसके हिसाब से बच्चे को इंक्लूड करेंगे। ठीक है, उसको आपको नजरअंदाज नहीं करना है। मतभेदों को जो है मतभेदों को असामान्य और एक प्रकार की कमी के रूप में आप स्वीकार करेंगे कि क्लासरूम में जो विभिन्नताएं पाई जा रही वो एक कमी है, तो एक कमी नहीं है, बल्कि क्या है एक अच्छा संसाधन होता है
की जो विभिन्नताएं पाई जाती है। मान लीजिए अगर क्लासरूम में 30 बच्चे हैं तो 30 बच्चों का 30 प्रकार का इंटरेस्ट होगा। किसी को डांसिंग में इंटरेस्ट आ रहा होगा, तो किसी को म्यूजिक में, किसी को साइंस में, किसी को मैथ में, किसी को इंग्लिश में, किसी को हिंदी में। तो हर बच्चे का इंटरेस्ट भी अलग होगा, हर बच्चा अलग अलग प्रकार का होगा, तो क्लासरूम बड़ी इंटरेस्टिंग बन पाएगी। मान लीजिए अगर एक क्लासरूम में 30 बच्चे हैं और सभी को क्या है, मैथ में ही इंटरेस्ट है, तो क्या क्लासरूम इंटरेस्टिंग बन पाएगी? बिल्कुल भी नहीं बन पाएगी। अगर 30 बच्चे हैं, 30 प्रकार के होंगे, 30 प्रकार के इंटरेस्ट होंगे, तो कोई बच्चा डांस में इंटरेस्ट ले रहा होगा तो क्लासरूम में एक्टिविटियां भी होंगी, क्लासरूम में लर्निंग भी हो रही होगी, क्लासरूम में प्ले ग्रुप भी हो रहा होगा, क्लासरूम में डिस्कशन भी चल रहा होगा, तो हर प्रकार का बच्चा होगा तो क्लासरूम जो है वो इंटरेस्टिंग बनेगी। इसमें क्या कह रहा है कि स्वीकार कर लेना चाहिए, नहीं उसको कमी के रूप में आप स्वीकार करेंगे, बिल्कुल भी नहीं, ये आपका आंसर नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर जो 2 है, इसमें बात कही जा रही सभी शिक्षार्थियों के लिए एक जो है अमान्य और समान पाठ्यक्रम, तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि विभिन्नताएं हैं। हर बच्चे को, मान लीजिए किसी बच्चों को ना देख के समझ में आ रहा हो, किसी बच्चों को ब्लैक बोर्ड पे बिना लिखे ही समझ में ना आ रहा हो, किसी को मौखिक रूप से समझ में ना आ रहा हो, किसी बच्चे को बिल्कुल भी जो आप लर्निंग जैसे करा रहे हो वैसे समझ में ना आ रहा हो, किसी बच्चों को हो सकता है टीएलएम के माध्यम से समझ में आ रहा हो, चार्ट के माध्यम से आ रहा हो, एक्टिविटी के माध्यम से आ रहा हो, प्ले ग्रुप करा के समझ में आ रहा हो, तो सभी के लिए आप क्या एक प्रकार का पाठ्यक्रम लागू नहीं कर सकते। सबसे पहले कभी कभी ये क्वेश्चन आ जाता है कि जो होमवर्क होता है क्या सभी बच्चों को एक जैसा देना चाहिए, तो बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि 30 बच्चे हैं, 30 प्रकार का इंटरेस्ट होगा। 30 बच्चे जरूरी नहीं है कि सभी बच्चे लिखना सीख चुके हों, कुछ बच्चे हो सकता है फेरना ही सीख रहे हो, कुछ बच्चे हो सकता है बिल्कुल भी ना जान पा रहे हो। तो बच्चे कितना ग्रो कर पाए, बच्चे की लर्निंग कितनी हो पाई है, उसको ध्यान में रखते हुए आपको होमवर्क देना होता है। मतलब मान लीजिए कुछ बच्चे एबीसीडी ही लिख ना पा रहे हो और आप उनको एबीसीडी दे दो, कुछ बच्चे टेबल ही ना लिख पा रहे हो, आप उनको टेबल दे दो, हो सकता है वो 1 2 ही ना लिख पा रहे हो। तो बच्चे की नीड के अनुसार जो है आपको होमवर्क भी देना है, बच्चे की आवश्यकता के अनुसार, यानी बच्चे का प्रोग्रेस कितना हो पाया है, बच्चा कितना सीख पाए, इन सभी बातों को आपको ध्यान में रखते हुए बच्चे का जो है होमवर्क देना होता है। तो इसमें आप कोई फिक्स जो है पाठ्यक्रम निर्धारित नहीं कर सकते, क्योंकि क्लासरूम में 30 प्रकार के बच्चे हैं, सभी के लिए क्या है फिक्स नहीं होगा कि हर बच्चे को क्या है आप मौखिक रूप से ही पढ़ाओगे। हो सकता है किसी बच्चे को देख के समझ में आ रहा हो तो आप एक्टिविटी करा दोगे, किसी बच्चे को मतलब चार्ट के माध्यम से समझ में आ रहा होगा तो चार्ट का प्रयोग कर लोगे, कोई एक्टिविटी करा दोगे, कोई प्ले ग्रुप करा दोगे, कुछ बच्चे हो सकता है डिस्कशन से ही समझ पा रहे हो तो क्लासरूम में आप डिस्कशन भी करोगे। तो इसमें आपका जो है सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ ये सभी गलत हो जाएंगे। आंसर आपका बचेगा फर्स्ट, तो फर्स्ट ही आपका आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि विभिन्नताओं को मानव विविधता की प्रत्यक्ष विशेषताओं के रूप में मानना चाहिए, तो बिल्कुल सही बात है, आंसर आपका फर्स्ट सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला है 17। क्वेश्चन को मतलब वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे खासे देखने को मिलेंगे, आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आएगा, ट्रस्ट करिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला है क्वेश्चन, आलोक आलोक निम्नलिखित व्यवहार दिखाता है, पढ़ते समय सिर को अजीब स्थिति में पकड़ता है, ठीक है, आंख को बार बार क्या है मूंदता है और रगड़ना, आंखों की काली मतलब आंखों की लाली, सूजन, अक्षर पहचान में जो है भ्रांति होती है बच्चे को, तो यह किससे संभावित लक्षण हो सकता है, यानी कि स्वालीनता विकार है, या फिर दृष्टि संबंधी समस्याएं हैं, या फिर संचार संबंधी समस्या, या फिर भाषा की समझ की समस्या आ रही है बच्चे में। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 17 है, इसमें आंसर होगा थर्ड से, यानी बच्चा क्या कर रहा है, अजीब प्रकार से सिर पकड़ रहा है जब वो लर्निंग कर रहा है, आंखों को बार बार बंद कर रहा है, ठीक है, आंखें जो है उसकी लाल हैं, सूजन भी है, अक्षरों को पहचानने में भी प्रॉब्लम हो रही है बच्चे को, तो क्या है बच्चे में जो है दृष्टि संबंधी समस्या है, तो आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर बच्चे को बोलने में समस्या हो रही थी तो संचार संबंधी विकार हो जाता, लेकिन बच्चे को देखने में प्रॉब्लम हो रही है तो इसमें आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। 18 पे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक महारत लक्ष्य अभिविन्यास का वर्णन करता है, यानी मास्टर गोल जो होते हैं उसका जो है वर्णन कर रहा है। तो मास्टर गोल्स और आपका परफॉर्मेंस गोल्स, इस पे भी मैंने डिस्कस किया था, तो इसके पहले यानी कल की क्लास में आप लोग जाकर के ज्वाइन करिएगा, उसमें आपको अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया था, आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो इसमें आपका पहला है बाहरी जो है पुरस्कार प्राप्त करने के लिए उच्च ग्रेड जो है प्राप्त करने पर ध्यान देना, या फिर अपमान के डर से असफलता या सजा से बचने पर ध्यान देना, या फिर दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए एक निश्चित स्तर के प्रदर्शन को प्राप्त करने पर ध्यान देना, या फिर किसी कार्य के लिए अपनी कौशल और समझ को सुधारने पर ध्यान देना।
तो आंसर आपका जो है मच बेटर 4 होगा, क्योंकि महारत लक्ष्य यानी कि जो मास्टरी गोल्स, यानी कि आप पेपर पेंसिल टेस्ट के लिए नहीं पढ़ रहे, ना आप किसी को इम्प्रेस करने के लिए पढ़ रहे हो कि हमको अपने फ्रेंड को इम्प्रेस करना है, आप बल्कि इसलिए पढ़ रहे हो कि हमको क्या है इस बारे में पूरा नॉलेज होना चाहिए, हमको सब कुछ आना चाहिए। आप मेहनत करोगे, सफलता झक मार के आपके पीछे आएगी। अगर आपको मान लीजिए सीटेट के दौरान आपको सब कुछ आ रहा है, सारी सब्जेक्ट आपने अच्छे से पढ़ लिया है, अच्छे से आपका रिवीजन हो चुका है, तो आपके नंबर तो अच्छे से आएंगे ही, नॉर्मल सी बात है। लेकिन अगर आप इसलिए पढ़ रहे हो कि मेरे सीटेट में 90 नंबर आ जाए, मैं पास हो जाऊं बस, तो ये आपका हो जाता है जो परफॉर्मेंस गोल्स, यानी कि आप सिर्फ इसलिए पढ़ रहे थे कि आपके 90 नंबर आ जाएं। लेकिन मास्टरी गोल्स होता है, ये बेस्ट होता है। टीचर को बच्चे में मास्टरी गोल्स ही भरना चाहिए, यानी मास्टरी गोल्स के ही प्रति क्या है मोटिवेशन देना चाहिए, मोटिवेट भी करना चाहिए। क्योंकि क्या होता है इसमें बच्चा इसलिए पढ़ रहा होता है, यानी अपनी कौशल और अपनी समझ को सुधारने पर ध्यान दे रहा होता है कि हाँ मुझे इसके बारे में आना चाहिए, मैं इसमें प्रोग्रेस कर पाऊँ, ठीक है, इसके बारे में मुझे पूरा नॉलेज होना चाहिए। तो आपका 4 ऑप्शन सही होगा। अगर जो आपका बाहरी पुरस्कृत, तो आपका जो प्रदर्शन यानी जो आपका परफॉर्मेंस गोल्स के अंतर्गत चला जाएगा। आप सजा के लिए, डर के लिए, भय के लिए कर रहे हो, तो ये जिसका भी रीजन बाहर है, यानी कि आप इसलिए पढ़ रहे हो कि आपको पनिशमेंट मिलेगा, लोग आपके हंसेंगे आप पर, तो ये आपका प्रदर्शन गोल्स के अंतर्गत चला जाता है। लेकिन अगर आप इसलिए पढ़ रहे हो कि मुझे इसके बारे में पूरा नॉलेज होना चाहिए, मुझे इसके बारे में आना चाहिए, अगर मेरे से कोई पूछे तो मुझे सब कुछ पता होना चाहिए, उसमें इंटरेस्ट आएगा, तो आपका क्या है मास्टरी गोल्स हो जाएगा। तो इसमें आपका 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 19 पे। 19 है, जीन पियाजे के अनुसार चिन्हों के लिए चिन्हों का प्रयोग करने की क्षमता, जैसे कि x को जो है अज्ञात अंक के लिए मानने की क्षमता डैश के दौरान विकसित होती है और विद्यार्थियों को डैश सीखने में सक्षम बनाती है। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 19 है, इसमें आंसर आपका सही होगा फर्स्ट। इसमें आपका आंसर जो है 19 का फर्स्ट सही होने वाला है, क्योंकि इसमें बात कही जा रही जीन पियाजे के अनुसार चिन्हों के लिए चिन्हों का प्रयोग, यानी बच्चा क्या है सिंबल के थ्रू सीखना स्टार्ट कर चुका है, ठीक है, यानी वो सिंबल के थ्रू, चित्रों के माध्यम से, चिन्हों के माध्यम से सीख रहा है। तो ये आपका आंसर जो होगा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, साथ ही साथ बीज गणित और गणना, यानी बच्चा करने में क्या सक्षम बना रही है। तो आपका जो है आंसर फर्स्ट सही हो जाएगा, ठीक है। इसमें जो है जीन पियाजे ने बच्चे का डेवलपमेंट 4 स्टेजों में डिवाइड किया। तो आपका औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो होगा, यानी कि आपका फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज जो है, इसमें बच्चा जो है बीज गणित और गणना के बारे में सीखना शुरू कर देता है। तो इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। इसकी जो एज है वो 11 से लेकर के 15 वर्ष, ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। इसमें बच्चा क्या, जिसके बच्चे के सामने जो नहीं भी है, वो उसके बारे में भी सोचना, समझना, तर्क करना, कल्पनाएं करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। 20 पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। इसमें बात कही गई है छात्रों के अच्छा प्रदर्शन करने, स्कूल में बने रहने की अधिक संभावना है यदि उनको अपने स्कूल के भावनात्मक लगाव और वे मानते हैं कि उनका होना मायने रखता है, यानी कि बच्चे जो हैं क्लासरूम में अच्छा प्रदर्शन करेंगे अगर बच्चे को अहमियत दी जा रही, बच्चे को महत्वपूर्ण माना जा रहा है, बच्चे के जो इमोशन हैं, बच्चे की जो बातें हैं, बच्चे का जो कल्चर है, बच्चा किस में इंटरेस्ट ले रहा है, अगर बच्चे की हर बातों को ध्यान में रखा जा रहा है, तो बच्चा जो है क्लासरूम में अपने आप को इंक्लूड महसूस करेगा और साथ ही साथ वो स्कूल आएगा भी डेली और उसकी प्रेजेंटियां भी बहुत अच्छी से बढ़ेंगी, ठीक है। तो बच्चे को क्या है, अगर बच्चे को आप इंपॉर्टेंट नहीं दे रहे हो, बच्चे को आप अलग थलग कर रहे हो, तो बच्चा इंटरेस्ट नहीं लेगा, वो धीरे धीरे विद्यालय आना बंद कर देगा, ठीक है। तो इसमें आप बात जो कही गई है, अगर बच्चे की भावनाएं जो हैं, बच्चे की फीलिंग जो है, इमोशन जो है, आप उसको मतलब ध्यान दे पा रहे हो, तो उसका क्या है, उनका होना मायने रखेगा। तो आंसर आपका जो आदर्शन है वो आपका सही है। अब इसका रीजन जो दिया गया है, क्वेश्चन नंबर जो 20 है कि भावनाएं सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। तो जो फीलिंग्स होती हैं, जो आपके इमोशन होते हैं, वो सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे होते हैं, बिल्कुल सही बात है। अब एक क्वेश्चन जो है सबसे इंपॉर्टेंट, वो ध्यान रखिएगा, कभी कभी आपसे पूछता है कि इमोशन और संज्ञान, यानी भावनाएं जो है और संज्ञान क्या एक दूसरे से रिलेट कर रहे होते हैं। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए जुजोंग के अनुसार, अगर आपसे पूछ लिया जाए जुजोंग के अनुसार,
तो कभी भी एक दूसरे से रिलेट नहीं कर रहे होते। क्या होते हैं? इंडिपेंडेंट नहीं होते हैं। क्या है? डिपेंडेंट होते हैं, यानी स्वतंत्र होते हैं। इंडिपेंडेंट नहीं होते हैं, यानी कि क्या है, एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा। अगर कभी भी आपसे पूछ लिया जाए भावनाएं और संज्ञान क्या एक दूसरे से कनेक्ट हैं, तो अगर जोजोंक दिया हुआ है तो कनेक्ट नहीं होते, यानी कि स्वतंत्र होते हैं। लेकिन अगर जोजोंक नहीं दिया है तो हमेशा क्या है, एक दूसरे से संबंधित होते हैं, एक दूसरे को प्रभावित कर रहे होते हैं। तो ये बातें ध्यान रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन घुमाने के लिए पूछ सकता है, आंसर चेंज हो जाएगा तुरंत। क्योंकि अगर क्वेश्चन में जोजोंक दे दिया गया तो आंसर तुरंत चेंज होगा। अगर जोजोंक नहीं दिया गया तो एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, क्योंकि इसका रीजन है, मान लीजिए अगर किसी दिन आप फिजिकली बहुत अच्छे, इमोशनली आप बहुत अच्छे फिट नहीं हो, मान लीजिए अगर आपका सर दर्द हो रहा है या फिर आप बहुत सैड हो, आपको कोई दर्द है, तो आप क्या आपकी लर्निंग हो पाएगी? बिल्कुल भी नहीं हो पाएगी। आप लर्निंग कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि आप डिस्टर्ब हो। तो इस वजह से क्या है, जो आपके इमोशन होते हैं वो आपको प्रभावित कर रहे होते हैं, आपकी लर्निंग को प्रभावित कर रहे होते हैं। तो ये भी, यानी अदर्शन भी सही है, आपका रीजन भी सही है, क्योंकि भावनाएं जो हैं वो लर्निंग को प्रभावित करती हैं। अगर आप मान लीजिए किसी दिन आपकी फीलिंग्स बहुत अच्छी नहीं है, आप इमोशनली बहुत अच्छे से डिस्टर्ब हो, अच्छे से आप अवेयर नहीं हो अपने इमोशन के प्रति, तो आपकी क्या है, लर्निंग बेहतर नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो क्या है, प्रभावित कर रहा होता है, यानी कि आपका आंसर जो है थर्ड सही होगा। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या भी कर पा रहा है, तो आंसर आपका थर्ड ऑप्शन मच बेटर है, सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 21 पे। 21 जो है, इस पे बात कही गई, निम्नलिखित में से कौन प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? यानी प्रोग्रेसिव क्लासरूम जो है उसमें शिक्षक की क्या भूमिका है? तो पहला है, 21 का पहला ऑप्शन है, शिक्षक पाठ्यचर्या मानकों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है। या फिर शिक्षक बच्चों को स्वतंत्र रूप से सीखने देता है और उनके लिए सीखने में हस्तक्षेप नहीं करता है। या फिर शिक्षक कक्षा में ज्ञान और पद पदिकार जो है प्राधिकार का का प्राथमिक स्रोत है। या फिर शिक्षक बच्चों को प्रयोग करने के लिए विविध सामग्री प्रदान करता है और आवश्यकता पड़ने पर आलंबन प्रदान करता है। तो बिल्कुल सही बात है, आपका आंसर जो है 4 सही होगा। क्योंकि आंसर जो है आपका 4 इसलिए सही है, इसमें बात ये कही जा रही है कि शिक्षक जो है बच्चों को प्रयोग करने के लिए विविध सामग्री प्रदान करता है, यानी बच्चा कुछ नया क्रिएट कर पाए उसके लिए टीचर उसकी हर प्रकार से मदद कर रहा है। अलग अलग प्रकार के मेथड जो है बच्चे को दे रहा है कि प्रयोग करो, आप ऐसे नहीं ऐसे इसका प्रयोग करो, और आवश्यकता पड़ने पर मदद भी कर रहा है कि मान लीजिए जहाँ पर बच्चे की लर्निंग के दौरान कहाँ जहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, टीचर उसको मदद भी दे रहा है। तो आपका आंसर जो है 4 सही होगा, यानी जो प्रगतिशील क्लासरूम है उसमें शिक्षक की यही भूमिका होती है कि शिक्षक जो है, टीचर जो है वो भी एक्टिव होगा, स्टूडेंट जो है वो भी एक्टिव होंगे और साथ ही साथ एक दूसरे की मदद कर रहे होंगे। जहाँ पर बच्चे को दिक्कत हो रही होगी लर्निंग में, वहाँ पे टीचर उसको मदद दे रहा होगा और बच्चे कुछ जो है नया क्रिएट करने की कोशिश कर रहे होंगे, बच्चे इन्वॉल्व होंगे किसी एक्टिविटी में, क्योंकि प्रोग्रेसिव जो क्लासरूम होती है उसमें एक्टिविटियां हो रही होती हैं। तो आंसर जो है आपका 4 सही हो जाएगा। कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित करें, तो कोई फिक्स नहीं होता है, चेंजमेंट लाया जा सकता है, तो आपका फर्स्ट नहीं होगा। स्वतंत्र रूप से जो है सीखने देते हैं और उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करते, ये भी आपका नहीं होगा, क्योंकि उसमें टीचर जो है हस्तक्षेप नहीं करता है, बट क्या है, गाइड कर रहा होता है, मदद कर रहा होता है। ठीक है, तो ये भी आपका कहना गलत होगा। शिक्षक कक्षा में ज्ञान और जो है प्राधिकार का प्राथमिक स्रोत होता है, तो ये भी आपका कहना गलत होगा। आंसर जो है आपका 4 सही हो जाएगा, क्योंकि आवश्यकता पड़ने पर बच्चे की टीचर उसको हेल्प भी दे रहा है और साथ ही साथ क्या है, मदद कर रहा है और साथ में विभिन्न प्रकार की सामग्रियां भी प्रयोग करने के लिए दे रहा है। तो आंसर जो है आपका 4 सही हो जाएगा। 22 पे चलते हैं। 22 जो है इसमें बात कही गई है, निम्नलिखित में से कौन सा सोशलाइजेशन की प्रक्रिया की विशेषताएं हैं? यानी सोशलाइजेशन की कौन सी विशेषता है? पहला है, यह एक रेखीय प्रक्रिया है, या फिर यह एक जटिल प्रक्रिया है, या फिर यह एक बहुआयामी प्रक्रिया है, या फिर यह विभिन्न संस्कृतियों में विशिष्ट रूप से होता है। तो क्वेश्चन नंबर जो 22 है इसमें आपका आंसर जो सही होगा फर्स्ट, यानी कि ए सही है, सॉरी आपका बी सही है, सी सही है और आपका डी सही है। ए जो है आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि सोशलाइजेशन जो हो रहा था कोई रेखीय प्रक्रिया में नहीं हो रहा था,
कोई एक सीक्वेंस में नहीं हो रहा होता कि आप सीधे एक रेखीय प्रक्रिया में आपका सोशलाइजेशन होगा। जो आपका सोशलाइजेशन हो रहा होता है ये आपका वर्तुलाकार में हो रहा है, यानी जो आप समाज से, जो आप कल्चर है आपका, जो सांस्कृतिक आपकी रही है, आप उनसे अगर कुछ सीख रहे हो तो वो सीधे एक सीक्वेंस में नहीं होगा। कभी आप कुछ सीखोगे, कभी आप बिल्कुल भी नहीं सीखोगे, कभी आप बहुत ज्यादा सीखोगे, तो ये वर्तुलाकार में हो रहा होता है आपका सोशलाइजेशन। ये कोई रेखीय प्रक्रिया में नहीं हो रहा था कि फिक्स नहीं है कि आपका इतना सोशलाइजेशन हो चुका तो अब आज आपका इतना सोशलाइजेशन होगा, कल आपका इतना होगा, परसों आपका इतना होगा, ऐसा इसमें नहीं होता है। ये वर्तुलाकार में हो रहा होता है। आप लोगों से कनेक्ट हो रहे हो तो, लोगों से बात कर रहे हो तो आपका डेवलपमेंट हो रहा होता है। आप कुछ ना कुछ नई बातें सीख रहे होते हो, कुछ नए कायदे कानून सीख रहे होते हो, कुछ नए नियम सीख रहे होते हो, तो क्या है, आपका सोशलाइजेशन हो रहा होता है। तो इसमें आपका जो है बी, ये एक जटिल प्रक्रिया है, तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि सोशलाइजेशन एक जटिल प्रक्रिया होती है, बहुआयामी है, यानी सोशलाइजेशन आपका एक पक्ष में नहीं हो रहा होता, आपका सोशलाइजेशन हर पक्ष में हो रहा होता है। मान लीजिए आप सोशली भी लोगों से इन्वॉल्व हो रहे हो तो आपका सामाजिक व्यवहार भी अच्छा हो रहा है, आप फिजिकली भी बहुत फिट हो रहे हो, आप लोगों से मिल रहे हो तो आपका कल्चर भी बहुत अच्छा हो रहा है, आपका धार्मिक मतलब धर्म के प्रति भी आपका झुकाव बढ़ रहा है, तो आपका जो सोशलाइजेशन हो रहा होता है बहुआयामी हो रहा होता है। ठीक है, यह एक विभिन्न संस्कृतियों में विशिष्ट रूप से होता है, तो ये भी आपका सही है, यानी कि आंसर आपका फर्स्ट सही हो जाएगा। आपका ए ऑप्शन नहीं होगा, बाकी बी सी डी आपके ऑप्शन सही है, यानी फर्स्ट ऑप्शन आपका सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 23 पे। 23 जो है इसमें बात कही गई है, किशोरावस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। आपको क्या है, ऐसा आंसर देना है कि जो किशोरावस्था के बारे में सही नहीं है। तो पहला है 23 में जो पहला है, किशोरावस्था बचपन और वयस्कता के बीच विकासात्मक संक्रमण है जिसमें शारीरिक, संज्ञानात्मक और मनोसामाजिक परिवर्तन होते हैं। या फिर विभिन्न संस्कृतियों के बच्चे एक समान तरीके से किशोरावस्था में प्रवेश करते हैं और इसे अनुभव करते हैं। या फिर किशोरावस्था एक सामाजिक संरचना है। या फिर किशोरावस्था को आमतौर पर यौवन को शुरू करने के लिए माना जाता है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो यौवन परिपक्वता और पुनरुत्पादन की क्षमता की ओर ले जाती है। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 23 है इसमें आंसर आपका 2 सही होगा, क्योंकि विभिन्न संस्कृतियों के बच्चे एक समान तरीके से किशोरावस्था में प्रवेश करते हैं। तो किशोरावस्था में प्रवेश तो कर रहे होते हैं, लेकिन सबका अनुभव जो है वो अलग होता है। ठीक है, और किशोरावस्था में प्रवेश तो वो कर रहे होते हैं एक समान तरीके से, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर बच्चा जो है एक ही स्टेज पे आकर के किशोरावस्था में प्रवेश करेगा, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनका ग्रो बहुत जल्दी हो जाता है। मतलब मान लीजिए उनको अगर अच्छे से इन्वायरमेंट दिया जा रहा है, अच्छे से उनकी केयर की जा रही है, अच्छे से उनको ध्यान दिया जा रहा है, तो वो उनका जो फिजिकली डेवलपमेंट है वो पहले भी हो सकता है। तो ये कहना गलत हो जाएगा कि सभी संस्कृति के जो बच्चे हैं एक समान तरीके से किशोरावस्था में प्रवेश कर रहे होते हैं। तो यही आपका आंसर गलत है, यही आपका आंसर सही हो जाएगा। फर्स्ट तो आपका सही है, थर्ड भी सही है, फोर भी सही, लेकिन हमको निगेटिव का निगेटिव आंसर देना है, इस वजह से आपका 2 ऑप्शन सही हो जाएगा। 22 पे चलते हैं। रचनात्मक मूल्यांकन के लिए कार्य की प्रगति को दर्शाते जो है पोर्टफोलियो एक प्रभावी प्रणाली है, क्योंकि यानी जो आपका रचनात्मक मूल्यांकन है उसकी आप प्रगति को दर्शाते हो, तो पोर्टफोलियो जो है उसमें क्या भूमिका निभाएगी। तो पहला है क्वेश्चन नंबर जो आपका 25 है इसमें आपका पहला ऑप्शन है, वह मूल्यांकन की प्रक्रिया में छात्रों को शामिल करते हैं, वे व्यक्तिगत छात्रों की प्रगति के बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं, वे मुख्य रूप से अंतिम उत्पाद की जो है प्रस्तुति पर ध्यान देते हैं, या फिर वे छात्र अधिगम के ठोस सबूत पेश करते हैं। तो इसमें आपका आंसर जो है 24, इसमें आपका आंसर सही होगा 2, यानी कि आपका 2 ऑप्शन सही हो जाएगा। ए ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही है और आपका सी ऑप्शन सही है। वे मूल्यांकन की प्रक्रिया में छात्रों को शामिल करते हैं, यानी जो पोर्टफोलियो होता है उसमें बच्चे का ही मूल्यांकन हो रहा होता है, क्योंकि पूरे साल भर में बच्चे की क्या एक्टिविटी रही, बच्चे ने कितना प्रोग्रेस किया, बच्चे ने किसमें इंटरेस्ट लिया, बच्चे ने किसमें ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया, किसमें ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं किया, तो ये सब कुछ जो है सबमिट होता है, यानी सब कुछ मेंशन रहता है पोर्टफोलियो में। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन सही होगा। सेकंड जो है वे व्यक्तिगत छात्रों की प्रगति, यानी व्यक्तिगत जो है पोर्टफोलियो होता है, क्योंकि हर बच्चे का जो है व्यक्तिगत विवरण उसमें दिया होता है। ये नहीं कि हर बच्चे का एक ही में इंक्लूड होगा, हर बच्चे का नाम मेंशन होगा, हर बच्चे के बारे में अलग अलग लिखा होगा कि हाँ बच्चा कैसा है, उसका ग्रो कितना हुआ है, कहाँ पे उसको दिक्कत हुई है।
सी जो है ये आपका आंसर गलत होगा। डी जो है वे छात्र अधिगम के ठोस सबूत पेश करते हैं, तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि पोर्टफोलियो में वही लिखा होता है जो बच्चे ने साल भर में जो एक्टिविटी की होती है, बिल्कुल फिक्स लिखा होता है, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, ना तो उसमें कोई टीचर बढ़ा के लिखता है ना कुछ घटा के। जितना बच्चे ने किया है पूरे साल में, जो भी एक्टिविटी की है उसमें सब कुछ मेंशन होता है। तो इसमें आपका क्या है, 2 ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी कि पूरे वर्ष में अगर लास्ट में आप पोर्टफोलियो बच्चे की ले करके आप चेक कर लेते हो, तो आपको समझ में आ जाएगा बच्चे का कैसा नेचर रहा है, बच्चे ने पूरे साल में कैसी एक्टिविटी की है, बच्चे को कहाँ पे दिक्कत आई, बच्चे का कितना ग्रो हुआ, बच्चे को कहाँ पे समस्या आई, सारी इंफॉर्मेशन बच्चे के बारे में A to Z आपको पोर्टफोलियो से पता चल जाती है। तो आंसर आपका 2 सही हो जाएगा। 25 पे चलते हैं। 25 है, एक माध्यमिक स्कूल शिक्षक छात्रों को संकल्पनाओं और वास्तविक दुनिया के अनुप्रयोगों के बीच संबंध बनाने में मदद करके सार्थक सीखने को सक्षम बनाना चाहता है। निम्नलिखित में से कौन सी जो है गतिविधि एक उपयुक्त शैक्षणिक रणनीति होगी? तो पहला ऑप्शन है विद्यार्थियों को उद्दीपक, प्रतिक्रिया, अनुबंधन की विविध विधि द्वारा सीखने को कहें, या फिर छात्रों को छोटे समूहों में वर्तमान मुद्दे पर शोध करने दें और अपने निष्कर्ष कक्षा में प्रस्तुत करें, या फिर छात्रों को नियम और परिभाषाएं याद करने दें, या फिर विद्यार्थियों से बहुविकल्पी प्रश्नों वाली कार्यपत्रक पूरी करने को कहें। तो आंसर जो आपका है, यानी क्वेश्चन जो आपका है 25, इसमें आपका आंसर जो होगा यानी 25 का आंसर आपका 2 सही हो जाएगा। छात्र को छोटे समूह में वर्तमान मुद्दे पर शोध करने दें और अपने निष्कर्ष कक्षा में प्रस्तुत करने दें। तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि संकल्पनात्मक और वास्तविक दुनिया के बारे में बच्चा तभी जुड़ पाएगा जब आप उसे कोई प्रोजेक्ट कार्य देंगे। अगर आपने कोई प्रोजेक्ट कार्य दे दिया, मान लीजिए अगर आपने दे दिया कि जनसंख्या वृद्धि पर आप जो है सर्वे करें, तो बच्चा जब सर्वे करेगा अपने अपने मतलब मोहल्ले का या फिर अपने घर के आसपास लोगों का, तो बच्चा लोगों से इंटरेक्ट होगा। अगर आपने कोई प्रोजेक्ट दे दिया है बच्चे को करने के लिए, कोई सर्वे करने को दे दिया है, तो बच्चा लोगों से जब मिलेगा, लोगों से बात करेगा, लोगों की राय लेगा, अपना अनुभव देगा, तो बच्चा क्या है उसमें तर्क वितर्क होगा। बच्चे का जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट अच्छा हो रहा होगा, क्योंकि तभी जाके बच्चा जो है प्रोजेक्ट कार्य कर पाएगा जब वो लोगों से कनेक्ट होगा, लोगों से बात करेगा, लोगों के अनुभव जानेगा, उसके बारे में लोगों के क्या राय हैं। जैसे जल प्रदूषण है, मतलब मान के चलिए जो जल में, तो इसमें क्या है बच्चा यानी जब तभी कर पाएगा जब बच्चा लोगों से कनेक्ट होगा। तो इसमें आपका 2 ऑप्शन सही हो जाएगा कि समूहों में वर्तमान मुद्दे पर शोध करना, यानी बच्चे को आप प्रोजेक्ट कार्य देंगे, कोई कार्य करने के लिए जब देंगे, तो बच्चा लोगों से कनेक्ट हो पाएगा, लोगों से बात करेगा, तभी जाके वो कुछ निष्कर्ष निकाल पाएगा, तभी वो क्लासरूम में प्रेजेंट कर पाएगा। और जब वो क्लासरूम में निष्कर्ष प्रेजेंट करेगा तो बच्चे के उसमें अपने अनुभव भी इंक्लूड होंगे। ठीक है, तो आंसर आपका 2 सही हो जाएगा। परिभाषाएं याद करने के लिए, तो परिभाषाएं याद करने के लिए संकल्पनात्मक क्लासरूम नहीं होगी, तो इसमें आपका ये नहीं होगा। बहुविकल्पी भी प्रश्न, यानी कि सेकंड ऑप्शन आपका मच बेटर है, क्योंकि इसमें सारी बातें इंक्लूड कही गई हैं। तो आपका आंसर जो है वो 2 सही हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। सुजाता नृत्य प्रतियोगिता में केवल इसीलिए उत्सुकता से भाग लेती है क्योंकि वह जो है नगद का प्रथम पुरस्कार जीतने में रुचि रखती है। यानी सुजाता जो है इसलिए वो पार्टिसिपेट कर रही हैं क्योंकि उनको क्या है, पुरस्कार चाहिए। तो ये कैसा जो है उद्देश्य होगा? महारत उन्मुखी शिक्षार्थी है, या फिर असफलता परिहार शिक्षार्थी है, या फिर आंतरिक रूप से जो है प्रेरित है, या फिर बाहरी रूप से प्रेरित है। तो क्वेश्चन नंबर जो 26 है, इसमें आपका आंसर होगा 2 सही, क्योंकि पुरस्कार, यानी कि जो सुजाता है उनको क्या है, एक्सटर्नल मोटिवेशन है उनके अंदर, वो पुरस्कार पाने के लिए पार्टिसिपेट कर रही हैं। अगर उनको पुरस्कार ना दिया जाए तो वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगी। तो इसमें क्या है, आपका 4 ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि सुजाता में एक्सटर्नल मोटिवेशन है, जिसका रीजन बाहर आपको मिल रहा है वो आपका एक्सटर्नल मोटिवेशन हो जाएगा। ठीक है, एक्सटर्नल मोटिवेशन से आपका इंटरनल मोटिवेशन बेस्ट होता है, क्योंकि इंटरनल मोटिवेशन आपको लंबे टाइम तक पुश कर रहा होता है, इंटरनल मोटिवेशन आपका लाइफ टाइम चलता है। लेकिन एक्सटर्नल मोटिवेशन जब आपको जो चीज़ चाहिए थी, जिसकी भी आपको नीड थी, अगर वो आपको मिल जाता है तो आपकी जो नीड है वो पूरी हो जाएगी, तो आपका मोटिवेशन जो है वो डाउन हो जाएगा, यानी कम हो जाएगा। ठीक है,
तो बच्चे में क्या है, हमको इंटरनल मोटिवेशन भरनी है, ना कि एक्सटर्नल मोटिवेशन। बच्चे को हमको इंटरनल मोटिवेशन के लिए जो है मोटिव करना है, बल्कि ये नहीं कहना है कि आप बाहरी जो एक्सटर्नल मोटिवेशन आप उसके लिए अभिप्रेरित हो। तो ये आपका आंसर जो है इसमें 4 सही होगा, क्योंकि पुरस्कार के लिए जो है सुजाता प्रतियोगिता में भाग ले रही हैं। वो इसलिए भाग नहीं ले रही क्योंकि उनको इंटरेस्ट होता। अगर उनको इंटरेस्ट होता, वो पुरस्कार के लिए ना भाग ले रही होती, तो आपका इंटरनल मोटिवेशन हो जाता। लेकिन वो पुरस्कार के लिए ही जो है पार्टिसिपेट कर रही है, तो आपका 4 ऑप्शन सही होगा। 27 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसे प्रश्न का उदाहरण है जिसमें छात्रों को जानकारी का विश्लेषण करने की आवश्यकता होती है, यानी कि छात्रों की जो जानकारी है उसका आप एनालिसिस करेंगे। तो पहला है, टू किल ए मार्किंग बर्ड में लेखक प्रतीकवाद का प्रयोग कैसे करते हैं, या फिर टू किल एंड मार्किंग बर्ड का नायक कौन है। तो इसका फिक्स आंसर होगा, जो भी नायक होगा बच्चा उसमें बता देगा। बच्चे को एनालिसिस, बच्चे के जो नॉलेज है उसको आपका एनालिसिस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। टू किल ए मार्किंग बर्ड उपन्यास का कथनांक क्या है, तो ये भी इसका फिक्स आंसर होगा, जो भी कथनांक होगा इसमें आपको एनालिसिस नहीं करना पड़ेगा। टू किल ए मार्किंग बर्ड उपन्यास का विषय क्या है, तो जो भी विषय रहा होगा, जो भी टॉपिक रहा होगा आप बता दोगे, उसमें कोई एनालिसिस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन आंसर जो आपका फर्स्ट है, टू किल ए मार्किंग बर्ड में लेखक प्रतीकवाद का उपयोग कैसे करते हैं, तो बच्चे को क्या है बताना पड़ेगा, और जब बच्चा बताएगा तो आप उसकी जानकारी जो है, उसका अनुभव जो है, उसमें आप क्या है एनालिसिस करेंगे कि हाँ बच्चा कितना सही कह रहा है, कितना गलत बता पा रहा है, बच्चा कैसे एक्सप्लेन कर रहा है, कितना इसमें सही है, यानी सारे पक्ष के बारे में आप जो है तर्क वितर्क करेंगे, एनालिसिस करेंगे। तो आंसर आपका फर्स्ट सही हो जाएगा, क्योंकि आंसर जो आपका 2 है, 3 है, 4 है, इसमें फिक्स आंसर है, बट फर्स्ट आंसर का फिक्स आंसर नहीं होगा, तो इसलिए आपको एनालिसिस करना पड़ेगा। जहाँ पे ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहां पे आपको एनालिसिस करना पड़ेगा। जहाँ पे क्लोज एंडेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहां पे एनालिसिस करने की कोई जरूरत नहीं होती है, क्योंकि उसका फिक्स आंसर होता है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। 28 पे चलते हैं। बस मतलब 3 ही क्वेश्चन बचे हैं, तो इसको आप लोग लास्ट तक जरूर वॉच करिएगा। जीन पियाजे का मानना था कि ज्ञान है, यानी जो जीन पियाजे हैं उनका मानना था कि जो नॉलेज है वो क्या है। पहला ऑप्शन है 28 जो है, अधिक अधिक जानकार अन्य लोगों के साथ बातचीत से सह निर्मित होता है, या फिर एक दृश्य व्यवहार परिवर्तन है जिसे विश्वसनीयता के साथ मापा जा सकता है, या फिर पर्यावरण से निष्क्रिय रूप से पारित होने के बजाय बच्चे द्वारा निर्मित किया जाता है। तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जीन पियाजे क्या कहते हैं कि बच्चा जो है लिटिल साइंटिस्ट है, बच्चा क्रिएट कर सकता है, कुछ नया करने की उसमें क्षमता होती है। वो अपने इन्वायरमेंट के साथ कनेक्ट होकर के, लोगों से अंतर संबंधित हो करके वो कुछ नई चीजें बना सकता है, कुछ नया क्रिएट कर सकता है। ठीक है, तो इन्होंने क्या है, इन्वायरमेंट से निष्क्रिय रूप से पारित होने के बजाय क्या वो निर्मित, बच्चे द्वारा निर्मित किया जा सकता है, यानी वो सक्रिय रूप से कुछ नया क्रिएट कर सकता है। क्योंकि जीन पियाजे क्या कहते हैं, बच्चा लिटिल साइंटिस्ट है। आपने देखा होगा आपके घर में जब छोटा बच्चा होता है, अगर उसको खिलौना दिया जाता है तो खिलौने को तोड़ देता है। यानी क्यों तोड़ देता है, क्योंकि उसके दिमाग में जिज्ञासा हो रही होती है कि ये जो खिलौना है ये कैसे बना है, इसके कौन कौन से पार्ट हैं, उसको ये लगता है कि इसको हम अलग करके जोड़ सकते हैं। तो यानी वो खिलौने को क्या है तोड़ भी देता है जोड़ने के चक्कर में। ठीक है, तो बच्चे क्या है जिज्ञासु होते हैं, कुछ नया जानने की कोशिश करते हैं, कुछ नया क्रिएट करने की कोशिश कर रहे होते हैं, वो सक्रिय होते हैं। तो इसीलिए क्या कहा गया, अकॉर्डिंग टू पियाजे के अनुसार बच्चे लिटिल साइंटिस्ट होते हैं। तो इसमें क्या है, यानी कि नन्हे वैज्ञानिक होते हैं। तो आंसर आपका 3 सही हो जाएगा। सह निर्मित मतलब सह निर्मित होता है, तो अगर आपका वाइगोस्की दिया होता तो आंसर सही हो जाता। मापन आपका होगा नहीं। अंतः क्रियाओं के माध्यम से प्राप्त करने के बजाय जन्मजात, तो जन्मजात कोई फिक्स भी नॉलेज नहीं होता है। आंसर जो है आपका 3 सही हो जाएगा। 29 पे चलते हैं। 29 है, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की कैरोल गिलिगन की आलोचना का केंद्रीय तर्क है, यानी जो इनकी शिष्य रही थी कैरोल गिलिगन, इन्होंने क्या किया था, कोहलबर्ग की थ्योरी की आलोचना की थी। क्योंकि कोहलबर्ग की जो थ्योरी थी उसमें इन्होंने नारीवाद को महत्व नहीं दिया था, यानी नारीवाद को इन्होंने क्या किया था, नकारा था। तो इसलिए कैरोल गिलिगन इन्हीं की शिष्य थी, इन्हीं की मतलब शिष्य थी, तो उन्होंने क्या है आलोचना की थी। तो कौन सा इसमें आपका ऑप्शन होगा, बच्चों के अध्ययन में प्रायोगिक शोध प्रणाली का प्रयोग, या फिर स्कूल जाने वाले बच्चे के लिए अध्ययन के शैक्षिक निहितार्थ, ये भी नहीं है।
देखभाल की नैतिकता और नारीवाद दृष्टिकोण, यानी कि थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, क्योंकि क्या है, कैरल गिलिगन ने इसकी आलोचना की थी कि कोहलबर्ग की थ्योरी में नारीवाद को महत्व नहीं दिया गया है। तो आंसर आपका थर्ड सही हो जाएगा। नैतिक क्षमताओं को अधिक आंकना, ये भी आपका नहीं है, सेकंड भी नहीं है, फर्स्ट भी नहीं है। आंसर आपका थर्ड सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है कई बार। आज के जो क्वेश्चन है सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। तो आई होप आपको मदद मिली होगी। इसको लास्ट तक जरूर देखिएगा। नहीं समझ में आया हो एक बार तो आप इसको फिर से रिवीजन कर सकते हैं। आगे चलते हैं। एक बच्चा किसी कार्य को करने में जितना कम सक्षम होता है, शिक्षकों को उतने ही अधिक संकेत व इशारे देने चाहिए, और जैसे जैसे बच्चा अधिक से अधिक कार्य कर सकता है, शिक्षक को कम से कम मदद देनी चाहिए। तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि बच्चे को अगर जहाँ पे दिक्कत ज्यादा हो रही है तो आप उसकी ज्यादा हेल्प कर रहे हैं। मान लीजिए स्टार्टिंग में बच्चे को ज्यादा मदद की जरूरत होती है तो आप उसकी ज्यादा मदद कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे करके बच्चा ग्रो कर रहा है, उसकी समझ जो है, उसकी अंडरस्टैंडिंग है, बेटर हो रही है, तो उसको आप धीरे धीरे उसके द्वारा मिस्टेक कम होगी। तो जब धीरे धीरे गलतियां कम होंगी तो टीचर भी मदद धीरे धीरे कम कर देगा। तो आपका आदर्शन जो है वो सही है। अब इसका रीजन जो दिया गया, बुद्धि को बुद्धि लब्धि की गणना करके सटीक रूप से नहीं मापा जा सकता, तो ये भी आपका सही है, क्योंकि बुद्धि लब्धि जो है आप गणना कर रहे हैं तो आप सटीक रूप से नहीं माप सकते कि बच्चे की बुद्धि लब्धि कितनी होगी। क्योंकि इसका रीजन ये है कि मान लीजिए अगर आप किसी दिन मैथ का टेस्ट ले रहे हैं, तो अगर बच्चे ने मैथ में अच्छा परफॉर्म नहीं किया है तो आप ये नहीं कह सकते कि बच्चे की बुद्धि लब्धि इतनी होगी। हो सकता है उसको मैथ में इंटरेस्ट ना आ रहा हो, उसको साइंस में बहुत इंटरेस्ट आ रहा हो सकता है उसको डांसिंग के क्षेत्र में बहुत इंटरेस्ट आ रहा हो, उसको स्पोर्ट के क्षेत्र में बहुत मजा आ रहा हो। तो ये यानी इससे फिक्स नहीं कर सकते कि बच्चे की बुद्धि लब्धि इतनी होगी। ठीक है। और हो सकता है जिस बच्चे ने मैथ में अच्छा परफॉर्म किया हो सकता है उस डांस के क्षेत्र में अच्छा ना हो सकता है उस साइंस के क्षेत्र में अच्छा ना हो, उसको उसके बारे में ज्यादा नॉलेज ना हो। तो ये आपका आंसर सही है, यानी दर्शन जो है वो भी सही है और आपका रीजन भी सही है, क्योंकि बुद्धि लब्धि की गणना करके आप सटीक नहीं पता लगा सकते कि बुद्धि लब्धि बच्चे की कितनी होगी। ठीक है। तो आपका आदर्शन सही, रीजन भी सही, लेकिन क्या हो गया, यहाँ पे पहला आंसर जो था यानी आदर्शन जो है वो अकॉर्डिंग टू वाइगोस्की के आंसर पूछ लिया गया। ठीक है। लेकिन जो आपका सेकंड था वो बुद्धि लब्धि से पूछ लिया गया। तो इस वजह से क्या हुआ है, तो दोनों स्टेटमेंट सही, बट ये दोनों एक दूसरे के लिए सही नहीं है। तो आपका आंसर जो होगा फोर्थ सही होगा कि ए और आर दोनों सही है, बट ए आर की सही व्याख्या नहीं कर पा रहा है। ठीक है। क्योंकि इसमें बुद्धि लब्धि के बारे में बात कही गई, इसमें मदद यानी इशारे और संकेत सपोर्ट देने के बारे में बात कही जा रही है। तो आंसर दोनों सही है, यानी आदर्शन और रीजन सही है, बट दोनों एक दूसरे के लिए सही नहीं है। तो इस वजह से आपका 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। 30 क्वेश्चन थे, मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए हैं। आई होप आपको मदद मिली होगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, कमेंट में अपना स्कोर जरूर मेंशन करिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि कमेंट में आप लोग अपना स्कोर जरूर मेंशन करिए। इससे क्या होगा, आपका एनालिसिस तुरंत हो जाएगा कि आपकी सीडीपी में कितनी ज्यादा पकड़ हो चुकी है, आपका कितना जो है सीडीपी कंप्लीट हो चुका है, कौन सा टॉपिक आपका वीक रह गया, कहाँ पे आपको दिक्कत हुई, कौन सा क्वेश्चन आपको समझने में प्रॉब्लम हुई है, कौन सा क्वेश्चन आप अच्छे से समझ पा रहे हो। तो सारा एनालिसिस आपको यहीं पे 2 मिनट में हो जाएगा। तो इसलिए आप लोग प्लीज कमेंट में अपना स्कोर जरूर मेंशन करिएगा। इससे आपको समझ में आएगा, आपको मदद मिलेगी। एनालिसिस किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन के दौरान बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप एनालिसिस खुद से कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि एनालिसिस से आपको बहुत मदद मिलती है, आपको समझ में आ रहा होता है कि आपका जो है लर्निंग, आपकी जो प्रैक्टिस है, आपका जो प्रिपरेशन है वो कितना अच्छा हो रहा है, कहाँ पे दिक्कत हो रही है, कहाँ पे दिक्कत नहीं हो रही है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा एंड अपने सारे फ्रेंड को शेयर करिएगा जो भी सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ये पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों के लिए हेल्पफुल रहेगी क्लास रही होगी। आई होप आपको अच्छे से समझ में भी आया होगा। तो कमेंट में अपना स्कोर बताइएगा। 3 बजे क्लास होती है तो आप इसको डेली ज्वाइन कर सकते हैं। आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा एंड आपका पेपर भी अच्छे से क्वालिफाई हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो है, नोटिफिकेशन जो है आपको टाइम से मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।